तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, बिजनेस साइकिल्स। देखिए, किसी भी देश की इकोनॉमी है ना, वो कभी भी एक सीधी स्ट्रेट लाइन में ग्रो नहीं करती। ऐसा होता ही नहीं है। ये हमेशा हमेशा एक ऐसे रास्ते पर चलती है जिसमें उतार चढ़ाव यानी अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। सोच के देखिए, बिल्कुल एक रोलर कोस्टर की तरह। अब देखिए, हम सब उम्मीद तो यही करते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ इस ग्रीन एरो की तरह एकदम सीधी ऊपर जाती रहे, कंटिन्यूअस प्रोग्रेस हो, है ना। ये एक आइडियल पाथ है, एक सपना है। लेकिन रियलिटी यानी असलियत बिल्कुल इस वेवी लाइन जैसी होती है। कभी तेजी आती है और फिर कभी मंदी। और दोस्तों, इसी रियलिटी को, इसी पैटर्न को हम कहते हैं बिजनेस साइकिल। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो इकोनॉमी का ऊपर नीचे होना है ना, ये बिल्कुल नॉर्मल और नेचुरल है। इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। आप देखेंगे, दुनिया की लगभग हर इकोनॉमी में ऐसा ही होता है। कुछ टाइम के लिए गुड ट्रेड यानी प्रोस्पेरिटी का दौर चलता है, सब कुछ अच्छा अच्छा लगता है, और फिर उसके बाद एक डाउन टर्न यानी कॉन्ट्रैक्शन का फेज आ जाता है। ये तो एक नेचुरल रिदम है, आना ही आना है, बिल्कुल एक दिल की धड़कन की तरह। तो इस कॉन्सेप्ट को और आसान बनाने के लिए चलिए एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले हम इकोनॉमिक साइकिल के हाई पॉइंट यानी बूम फेज की बात करेंगे, और इसके लिए हम थोड़ा हिस्ट्री में जाते हैं। यूनाइटेड किंगडम के 1920s के दौर को समझेंगे। तो हुआ ये कि 1920s में वर्ल्ड वॉर 1 के ठीक बाद यूके की इकोनॉमी में एक जबरदस्त तेजी आई। उनका जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी था, वो बहुत तेजी से बढ़ने लगा। फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन आसमान छू रहा था, और जब प्रोडक्शन बढ़ता है तो लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड भी बेहतर होता है, राइट। अब इस बूम के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन था नई टेक्नोलॉजी, खास करके असेंबली लाइन। इस टेक्नोलॉजी ने फैक्ट्रीज को सुपर एफिशिएंट बना दिया, मास प्रोडक्शन करना बहुत आसान हो गया। और इसका सीधा रिजल्ट कहां दिखा? स्टॉक मार्केट में। एक अनप्रेसिडेंटेड, मतलब ऐसा उछाल जो पहले कभी नहीं देखा गया था। तो ये तो हुई बूम की बात। अब सिक्के का दूसरा पहलू भी देखते हैं, इसका बिल्कुल ऑपोजिट, यानी स्लंप या कॉन्ट्रैक्शन। और इसके लिए हम कोई पुराना नहीं बल्कि एक बहुत ही रीसेंट एग्जाम्पल लेंगे, चाइना का इकोनॉमिक स्लोडाउन। देखिए, जब चाइना जैसी बड़ी इकोनॉमी स्लोडाउन होती है तो सोचिए उसका असर सिर्फ चाइना तक थोड़ी ना रहता है। नहीं, उससे पूरी दुनिया में एक डिक्लाइन और पैनिक का साइकिल शुरू हो जाता है। अचानक से दूसरे देशों में भी प्रोलॉन्ग्ड स्लंप यानी एक लंबी मंदी का रिस्क बढ़ जाता है। इससे पॉलिटिकल डिसरप्शन तक हो सकती है, और जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं उन्हें बहुत भारी फाइनेंशियल लॉस झेलना पड़ता है। ये एक क्लासिक एग्जाम्पल है रिसेशनरी फेज का। ओके, तो अब हमने बूम और स्लंप दोनों के प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स देख लिए हैं, एक हाई पॉइंट, एक लो पॉइंट। तो चलिए अब इसकी आर्थिक यानी इसकी टेक्निकल डेफिनेशन को अच्छे से समझते हैं, जो इकोनॉमिक्स में यूज की जाती है। तो स्क्रीन पर देखिए, ये है बिजनेस साइकिल की टेक्निकल डेफिनेशन। द रिदमिक फ्लक्चुएशंस इन एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट एन इकोनॉमी एक्सपीरियंसेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब थोड़ा टेक्निकल लग रहा है ना? सिंपल शब्दों में समझिए। इसका मतलब है कि एक टाइम पीरियड के दौरान पूरी इकोनॉमी की जो टोटल एक्टिविटी होती है, जिसे हम कहते हैं एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी, उसमें एक रिदम के साथ जो उतार चढ़ाव आते हैं, बस उसे ही बिजनेस साइकिल या ट्रेड साइकिल कहते हैं। सिंपल। इसमें एक्सपेंशन यानी बढ़ोतरी और फिर कॉन्ट्रैक्शन यानी कमी एक के बाद एक आते रहते हैं। अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि ये एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी आखिर है क्या चीज? बेसिकली ये पूरी इकोनॉमी की टोटल हेल्थ को नापने का एक तरीका है। इसको मेजर करने के लिए हम तीन इंपॉर्टेंट चीजें देखते हैं। पहला, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यानी जीएनपी। ये क्या है? एक देश के सारे निवासियों ने मिलकर जितने भी गुड्स और सर्विसेज बनाए, उनकी टोटल वैल्यू। सिंपल। दूसरा है टोटल एम्प्लॉयमेंट, मतलब देश में कितने लोगों के पास काम है, कितने लोग एम्प्लॉयड हैं। और तीसरा है नेशनल इनकम, यानी पूरे देश की सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज से होने वाली टोटल कमाई। इन तीनों को मिलाकर हमें इकोनॉमिक की ओवरऑल पिक्चर मिलती है। चलिए, अब इस पूरे कॉन्सेप्ट को आसानी से याद रखने के लिए इन गुड ट्रेड और बैड ट्रेड के जो की फीचर्स हैं, उन्हें एक साथ समराइज करते हैं। इससे आपको इस साइकिल के दोनों पहलू एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए इस टेबल को अच्छे से देखते हैं। जब गुड ट्रेड का टाइम होता है, जिसे हम बूम या एक्सपेंशन कहते हैं, तब क्या होता है? आमतौर पर प्राइसेस बढ़ते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट परसेंटेज काफ़ी कम हो जाता है, पूरी बिजनेस एक्टिविटी एक्सपैंड करती है यानी बढ़ती है, और मार्केट में लोगों के बीच एक हाई ऑप्टिमिज्म, एक पॉजिटिव माहौल होता है। लेकिन इसके बिल्कुल उल्टू, जब बैड ट्रेड यानी स्लम्प का दौर आता है, तो प्राइसेस गिरने लगते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट का परसेंटेज बढ़ जाता है, बिजनेस एक्टिविटी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है यानी सिकुड़ती है, और मार्केट में आप देखेंगे एक पैनिक या पेसिमिज्म यानी निराशा का माहौल बन जाता है।
आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये समरी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर याद रखिए। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं द नेचर ऑफ बिजनेस साइकिल्स। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हमें समझाता है कि इकोनॉमी में ये उतार चढ़ाव आखिर आते कैसे हैं। सबसे पहली बात जो आपको समझनी है वो ये है कि इकोनॉमी में जो फ्लक्चुएशंस आते हैं ना, वो ऐसे रैंडमली नहीं हो जाते। ऐसा नहीं है कि कुछ भी अचानक से हो गया। इनके पीछे एक रिदम है, एक प्रॉपर पैटर्न है। एक्चुअली ये तो इकोनॉमी का एक स्टैंडर्ड फीचर है। तो सवाल उठता है कि आखिर ये बिजनेस साइकिल्स हैं क्या? इसकी टेक्स्ट बुक डेफिनेशन है रिदमिक फ्लक्चुएशंस इन द ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ अ कंट्री। अब इसका आसान भाषा में मतलब क्या हुआ? सिंपल सी बात है, किसी भी कंट्री की इकोनॉमी में जो तेजी और मंदी के फेजेस आते जाते रहते हैं ना, कभी बूम आ गया, कभी रिसेशन आ गया, बस इसी को हम बिजनेस साइकिल्स बोलते हैं। और देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर नोट करने वाली है, ये एक स्टैंडर्ड फीचर है। मतलब ये कोई अनोखी बात नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल है और हर इकोनॉमी में बार बार होता ही है। सो अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर आते हैं। अगर आपको बिजनेस साइकिल्स को ठीक से समझना है ना, तो रिकरेंट और पीरियोडिक के बीच का डिफरेंस जानना एब्सोल्युटली क्रूशियल है। यही वो जगह है जहां पर ज्यादातर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। इस पर थोड़ा ध्यान देते हैं। तो आइए इस कंपैरिजन को थोड़ा डिटेल में समझें। देखिए, एक तरफ है रेकरेंट, जिसका सीधा सा मतलब है हैपेंस अगेन एंड अगेन, यानी बिजनेस साइकिल्स बार बार आते हैं। ये एक फिक्स्ड पैटर्न है कि एक एक्सपेंशन के बाद एक कंट्रैक्शन जरूर आएगा, ये तो तय है। हिस्ट्री में हमेशा से ऐसा ही होता आया है। लेकिन, और यही सबसे बड़ा लेकिन है, दूसरी तरफ ये नॉट पीरियोडिक है। पीरियोडिक ना होने का मतलब है कि ये इरेगुलर है, अनप्रेडिक्टेबल है। ये सीजन्स की तरह नहीं है कि आपको पता हो हर जून में बारिश होगी ही होगी। आप ये नहीं बता सकते कि अगला रिसेशन आखिर कब आएगा या वो कितने साल तक चलेगा। सबसे अच्छा एग्जाम्पल जैसे यहाँ लिखा है, मौसम का है। देखो, हमें पता है कि हर साल मॉनसून आएगा, तो ये रेकरेंट हो गया। लेकिन वो किस एग्जैक्ट डेट को आएगा और कितनी हैवी बारिश होगी, ये कोई नहीं बता सकता। दैट्स वाई इट्स नॉट पीरियोडिक। तो अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि भाई आखिर ऐसा क्यों है? हम क्यों नहीं प्रिडिक्ट कर पाते कि अगला फेज कब आएगा? ऐसी क्या चीजें हैं जो इन साइकिल्स को इतना इरेगुलर बना देती हैं? आइए इसके पीछे के रीजंस को एक्सप्लोर करते हैं। तो इन साइकिल्स के इरेगुलर होने के पीछे मेनली 4 बड़े रीजंस हैं। नंबर 1, वेरिएबल ड्यूरेशन। मतलब हर साइकिल का टाइम पीरियड अलग होता है। कुछ साइकिल्स काफ़ी शॉर्ट होते हैं, मे बी 2 से 3 साल और ख़त्म, लेकिन कुछ बहुत लंबे चलते हैं, सालों साल तक। सेकेंड रीज़न, वेरिएबल इंटेंसिटी। इसका मतलब है कि हर बार जो बूम या रिसेशन आता है, उसकी गहराई, उसका इम्पैक्ट एक जैसा नहीं होता। एकदम आसान एग्जाम्पल है 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस। सोचिए, वो कितना मैसिव कंट्रैक्शन था, और उसके कंपैरिजन में कई बार छोटे मोटे रिसेशंस आकर चले जाते हैं। थर्ड, नो फिक्स्ड फॉर्मूला। इसके लिए कोई सेट मैथमेटिकल फॉर्मूला बना ही नहीं है जिससे आप इसकी टाइमिंग या स्ट्रेंथ को प्रिडिक्ट कर सके। और लास्ट एंड मे बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, एक्सटर्नल शॉक्स। ये वो चीजें हैं जो अचानक से आ जाती हैं, जैसे कि अचानक कोई पैंडेमिक आ गया, कोविड-19 की तरह, या कोई वॉर शुरू हो गई, या फिर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई जिसने सब कुछ बदल दिया। ये शॉक्स पूरे साइकिल का रास्ता ही मोड़ देते हैं। तो अभी तक हमने थ्योरी की बात की। इन सभी चीज़ों को, इन इरेगुलरिटीज़ को और बेहतर तरीके से समझने के लिए एक विजुअल मॉडल बहुत काम आता है। तो चलिए अब द वेव और द ट्रेंड लाइन की हेल्प से विजुअलाइज करते हैं कि इकोनॉमी एक्चुअली मूव कैसे करती है। तो सबसे पहले आइए इस ट्रेंड लाइन को समझें। ये जो आपको सीधी लाइन दिख रही है ना, ये एक थ्योरेटिकल लाइन है, असल में एग्जिस्ट नहीं करती। ये बस हमें ये दिखाती है कि अगर कोई उतार चढ़ाव ना हो तो हमारी इकोनॉमी का लॉन्ग टर्म एवरेज ग्रोथ पाथ कैसा होगा। इसको आप ऐसे इमेजिन कर सकते हैं जैसे एक हाईवे है। उस हाईवे पर गाड़ी चल रही है और उसकी मंजिल आगे है। भले ही रास्ते में स्पीड ब्रेकर्स आएं या थोड़े गड्ढे आएं, लेकिन ओवरऑल गाड़ी आगे ही बढ़ रही है। तो ये लाइन हमारी इकोनॉमी का वो पोटेंशियल ग्रोथ है। और ये डायग्राम पूरे बिजनेस साइकिल को ब्रिलियंट तरीके से दिखाता है। देखिए, ये जो स्ट्रेट अपवर्ड स्लोपिंग लाइन है, ये तो हो गई हमारी ट्रेंड लाइन, जिसके बारे में हमने अभी बात की। और इसके आसपास ये जो वेव, ये जो लहर ऊपर नीचे हो रही है ना, यही है एक्चुअल इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब इसके पार्ट्स को समझे। वेव का जो सबसे ऊंचा पॉइंट है उसे हम कहते हैं पीक। ये वो पॉइंट है जहां ग्रोथ अपने चरम पर होती है। और जो सबसे नीचा पॉइंट है उसे कहते हैं ट्रफ। ये कंट्रैक्शन या रिसेशन का बॉटम होता है। अब जब ये वेव ट्रेंड लाइन से ऊपर की तरफ जाती है, उस फेज को हम कहते हैं एक्सपेंशन।
और जब ये नीचे की तरफ आती है तो उसे कहते हैं कंट्रैक्शन। तो फंडामेंटली पूरी इकोनॉमी इन्हीं फेजेस के बीच ऑसिलेट करती रहती है। सो अब तक हम ये बार बार कह रहे हैं कि बिजनेस साइकिल्स अनप्रिडिक्टेबल है, उनकी टाइमिंग का पता नहीं, उनकी इंटेंसिटी का पता नहीं। लेकिन एक चीज़ है इस पूरे साइकिल में जो बिल्कुल 100% प्रिडिक्टेबल है, और वो क्या है? वो है इन इवेंट्स का सीक्वेंस, इनका ऑर्डर। ये ऑर्डर कभी भी चेंज नहीं होता। तो देखिए, ये है वो अनचेंजिंग ऑर्डर। सबसे पहले शुरू होता है एक्सपेंशन। ये वो फेज है जब इकोनॉमी ग्रो कर रही होती है, प्रोस्पेरिटी बढ़ती है। फिर आता है पीक, यानी इस ग्रोथ का हाईएस्ट पॉइंट, जिसके बाद चीजें स्लो डाउन होना शुरू हो जाती हैं। पीक के बाद ऑफकोर्स आता है कंट्रैक्शन। इस फेज में इकोनॉमिक स्लो डाउन होता है, जिसे हम रिसेशन भी कहते हैं। फिर इस स्लो डाउन का सबसे लोएस्ट पॉइंट आता है, जिसे हम कहते हैं ट्रफ। और ट्रफ के बाद ही शुरू होती है रिकवरी। इकोनॉमी फिर से ग्रो करना शुरू करती है और हम एक नए एक्सपेंशन की तरफ ले जाती है। सबसे जरूरी बात यह है कि इकोनॉमी कभी भी रैंडमली जंप नहीं करती। ऐसा नहीं होगा कि एक्सपेंशन के अचानक बाद ट्रफ आ जाए। नहीं, वो हमेशा हमेशा इसी सीक्वेंस को फॉलो करेगी। तो चलिए इस पूरे डिस्कशन को समराइज करते हैं। द की टेक अवे जो आपको हमेशा याद रखना है वो ये है, बिजनेस साइकिल का जो सीक्वेंस है, यानी एक्सपेंशन, फिर पीक, फिर कंट्रैक्शन और फिर ट्रफ, ये बिल्कुल प्रेडिक्टेबल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन उसकी टाइमिंग और इंटेंसिटी, यानी वो कब आएगा और कितना पावरफुल होगा, ये बिल्कुल भी प्रेडिक्टेबल नहीं है। और जब आप इस फंडामेंटल डिफरेंस को समझ जाते हैं तो आप इकोनॉमी के लिए रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रख पाते हैं। आपको ये समझ आ जाता है कि हर बूम के बाद एक स्लो डाउन आना नेचुरल है, और हर स्लो डाउन के बाद एक रिकवरी और नई ग्रोथ आना भी उतना ही नेचुरल है। Now let's discuss about the phase of expansion. इसे, जैसा कि आप देख सकते हैं, बूम या अपस्विंग भी कहते हैं। ये बिजनेस साइकिल का वो सबसे पॉजिटिव, सबसे एक्साइटिंग फेज है जहां इकोनॉमी फुल स्पीड से आगे बढ़ती है। तो सबसे पहले आइए आसानी से समझते हैं कि आखिर ये एक्सपेंशन फेज होता क्या है, इसका मतलब क्या है। देखिए, एक्सपेंशन फेज सीधे शब्दों में एक ऐसा टाइम पीरियड है जिसमें इकोनॉमिक ऑप्टिमिज्म यानी आर्थिक आशावाद अपने पीक पर होता है। मतलब लोग, बिजनेसेस, इन्वेस्टर्स सभी इकोनॉमी के फ्यूचर को लेकर बहुत पॉजिटिव होते हैं। और इसकी सबसे बड़ी पहचान है साइमल्टेनियस इंक्रीज, यानी कई जरूरी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जैसे जॉब्स, इनकम, प्रोडक्शन सब एक साथ एक ही टाइम पर ऊपर जाते हैं। चलिए अब इस फेज के कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिटेल में देखते हैं। जैसा हमने कहा, इकोनॉमिक ऑप्टिमिज्म बहुत हाई रहता है। इससे बिजनेस कॉन्फिडेंस यानी व्यापारियों का विश्वास बहुत मजबूत हो जाता है। जब कॉन्फिडेंस होता है तो कंपनीज नए प्रोजेक्ट्स में, नई फैक्ट्रीज में नेट इन्वेस्टमेंट करती हैं। इस सब का सीधा असर आम आदमी पर पड़ता है और उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होता है। हम कह सकते हैं कि इकोनॉमी इस वक्त फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स, मतलब पूरी कैपेसिटी और पूरी रफ्तार से काम कर रही है। तो हमें पता कैसे चलता है कि इकोनॉमी एक्सपेंशन फेज में एंटर कर चुकी है? ऐसे कौन से साइंस या इंडिकेटर्स हैं जिन्हें हम ट्रैक कर सकते हैं? चलिए इन की इंडिकेटर्स को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला और सबसे क्लियर इंडिकेटर है नेशनल आउटपुट और सेल्स का बढ़ना। देखिए, जब लोगों की इनकम बढ़ती है और वो फ्यूचर को लेके कॉन्फिडेंट होते हैं तो वो ज्यादा खर्च करते हैं। इससे मार्केट में डिमांड बढ़ जाती है और इस बढ़ती हुई डिमांड को पूरा करने के लिए कंपनीज ज्यादा गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करती हैं, जिससे उनकी सेल्स भी आसमान छूने लगती है। अब ये बिल्कुल लॉजिकल है। अगर फैक्ट्रीज में ज्यादा प्रोडक्शन करना है तो उसके लिए ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ेगी। इसलिए कंपनीज नई हायरिंग करती हैं, ज्यादा जॉब्स क्रिएट होती हैं और एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ता है। और जब मार्केट में वर्कर्स की डिमांड बढ़ती है तो अच्छे वर्कर्स को अट्रैक्ट करने के लिए कंपनीज बेहतर वेजेस ऑफर करती हैं। इस कंपटीशन से लोगों की इनकम भी बढ़ जाती है। इस फेज में दो तरह के एक्सपेंडिचर यानी खर्च तेजी से बढ़ते हैं। पहला है कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये वो खर्च है जो बिजनेसेस करते हैं फ्यूचर ग्रोथ के लिए, नई मशीनरी खरीदना, अपनी टेक्नोलॉजी अपग्रेड करना या नए ऑफिस और फैक्ट्री बनाना। दूसरा है कंज्यूमर एक्सपेंडिचर। ये वो खर्च है जो हम और आप जैसे लोग करते हैं अपनी बढ़ी हुई इनकम से, नई कार लेना, फोन खरीदना या हॉलीडेज पर जाना। और ये सब चीजें आपस में डीपली कनेक्टेड हैं। जब कंपनीज की सेल्स बढ़ती है तो उनका प्रॉफिट भी बढ़ता है। जब कंपनी ज्यादा प्रॉफिट कमाती है तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर्स उस कंपनी के शेयर्स खरीदना चाहते हैं, जिससे उसके स्टॉक प्राइसेस ऊपर जाते हैं। इसी दौरान इकोनॉमी को ग्रो करता देखकर बैंक्स का भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है और वो बिजनेसेस और आम लोगों को ज्यादा क्रेडिट या लोन देने लगते हैं। तो इन सब इंडिकेटर्स के पीछे आखिर वो इंजन क्या है जो इस पूरी गाड़ी को इतनी तेजी से आगे धकेलता है? इस इंजन को इकोनॉमिक्स में द वर्चुअस सर्कल ऑफ ग्रोथ कहते हैं। ये एक ऐसी पॉजिटिव साइकिल है जो रुकती नहीं और एक्सपेंशन को पावर करती रहती है।
चलिए इसे आसानी से समझते हैं। देखिए ये मैजिकल सर्कल कैसे काम करता है। स्टेप 1, लोगों की डिमांड बढ़ती है, वो ज़्यादा चीज़ें खरीदना चाहते हैं। स्टेप 2, इस डिमांड को पूरा करने के लिए कंपनीज इन्वेस्टमेंट करती हैं और प्रोडक्शन बढ़ाती हैं। स्टेप 3, ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए ज़्यादा जॉब्स मिलती हैं, जिससे लोगों की फैक्टर इनकम्स जैसे वेजेस और सैलरीज बढ़ जाती हैं। स्टेप 4, अब जब लोगों के पास ज़्यादा पैसा आता है तो उनका कंज्यूमर स्पेंडिंग और बढ़ जाता है, और ज़्यादा स्पेंडिंग से क्या होता है, वापस स्टेप 1 यानी डिमांड और बढ़ जाती है। ये सर्कल बार बार घूमता रहता है और इकोनॉमी को ऊपर ही ऊपर ले जाता है। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट सवाल है, क्या ये ग्रोथ हमेशा फॉरएवर चलती रहती है? जवाब है नहीं। हर चीज़ की एक लिमिट होती है। एक्सपेंशन फेज तब तक चलता है जब तक इकोनॉमी अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी तक यानी अपने पीक तक नहीं पहुंच जाती। इस पीक स्टेज को हम कहते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निकल पॉइंट है। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अनएम्प्लॉयमेंट जीरो हो गया है। इसका टेक्निकल मतलब है कि इकोनॉमी अपने सारे अवेलेबल प्रोडक्टिव रिसोर्सेज जैसे कि लेबर, मशीनरी, लैंड और रॉ मटेरियल का मैक्सिमम पॉसिबल इस्तेमाल कर रही है। प्रोडक्शन इस लेवल के ऊपर जाना एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में पॉसिबल नहीं होता। फुल एम्प्लॉयमेंट की सबसे खास बात यह है कि इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट लगभग जीरो हो जाता है। अब ये इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? ये वो सिचुएशन है जब एक इंसान मार्केट में चल रहे करंट वेज रेट पर काम करना चाहता है लेकिन उसे जॉब ही नहीं मिल रही। एक्सपेंशन के पीक पर यह सिचुएशन ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है। जिसको भी काम करना है उसे काम मिल जाता है। तो फुल एम्प्लॉयमेंट पर कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट रहता है और कौन सा नहीं? देखिए, इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट जैसा हमने डिस्कस किया ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है, लेकिन फ्रिक्शनल और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट फिर भी इकोनॉमी में एग्जिस्ट करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये दोनों एक हेल्दी और डायनामिक इकोनॉमी का नेचुरल पार्ट हैं। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट एक तरह की टेम्पररी बेरोजगारी है जो बहुत ज़रूरी भी है। ये तब होती है जब लोग एक जॉब छोड़कर दूसरी बेटर जॉब ज्वाइन करने के बीच के टाइम में अनएम्प्लॉयड रहते हैं। जैसे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने एक कंपनी से रिज़ाइन किया और अगले महीने दूसरी कंपनी ज्वाइन करेगा, तो वो बीच का एक महीना फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहलाता है। दूसरी तरफ स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट तब होता है जब इकोनॉमी के स्ट्रक्चर में ही कोई बड़ा फंडामेंटल चेंज आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, नई टेक्नोलॉजी या ऑटोमेशन आने से कुछ पुरानी स्किल्स वाले जॉब्स खत्म हो जाते हैं, जैसे कंप्यूटर्स आने से टाइपराइटर्स की जॉब्स चली गई या फैक्ट्रीज में रोबोट्स आने से मैनुअल लेबर की ज़रूरत कम हो गई। ये एक लॉन्ग टर्म चेंज होता है। अब सोचिए, जब इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट के पास पहुंचती है तो वो हीट अप होने लगती है। इसका मतलब है कि अब रिसोर्सेज जैसे कि स्किल्ड वर्कर्स या रॉ मटेरियल्स स्कैर्स हो जाते हैं, मतलब उनकी कमी होने लगती है। उनकी डिमांड उनकी सप्लाई से ज़्यादा हो जाती है। और जब किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा और सप्लाई कम हो तो क्या होता है? उसकी प्राइस बढ़ जाती है। इस वजह से कॉस्ट्स तेज़ी से बढ़ती हैं और इकोनॉमी में इन्फ्लेशन यानी महंगाई आ जाती है। तो चलिए इस पूरे इंपॉर्टेंट फेज का एक क्विक समरी देखते हैं। ये की टेकअवेज आपके रिवीजन और एग्जाम प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आइए इस फेज को समराइज करते हैं। इसके दूसरे नाम है बूम और अपस्विंग। इसका कोर फीलिंग यानी मुख्य भावना है हाई ऑप्टिमिज्म और बिजनेस कॉन्फिडेंस। इसके की इंडिकेटर्स जैसे आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, डिमांड और प्रॉफिट्स सब एक साथ ऊपर जाते हैं। इसका इंजन है वर्चुअस सर्कल जो स्पेंडिंग और प्रोडक्शन से चलता है। इसकी लिमिट तब आती है जब इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट पर पहुंच जाती है, और इसका साइड इफेक्ट है बढ़ता हुआ इन्फ्लेशन जब इकोनॉमी अपने पीक को अप्रोच करती है। चलिए अब डिस्कस करते हैं इकोनॉमी के उस टर्निंग पॉइंट के बारे में जब प्रॉस्पेरिटी से रिसेशन की तरफ शिफ्ट होता है, यानी पीक एंड कंट्रैक्शन। तो सबसे पहले आइए आराम से समझते हैं कि इकोनॉमी का ये पीक फेज होता क्या है। इसे प्रॉस्पेरिटी या बूम भी कहते हैं। लेट्स सी आखिर ये दिखता कैसा है और इसका रियल मीनिंग क्या है। तो पीक का मतलब क्या है? देखिए, पीक जैसा कि नाम से ही क्लियर है, बिजनेस साइकिल का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। ये वो पॉइंट है जहां इकोनॉमिक एक्सपेंशन यानी ग्रोथ अपने चरम पर, जेनिथ पर पहुंच जाती है। इस स्टेज पर आके जो ग्रोथ है ना, वो थोड़े टाइम के लिए स्टेबलाइज हो जाती है, मतलब रुक सी जाती है। इससे ठीक पहले कि वो उल्टा घूमना शुरू कर दें। बेसिकली ये एक्सपेंशन फेज का दी एंड है। इसके बाद ग्रोथ नहीं डिक्लाइन शुरू होता है। लेकिन एक मिनट, पीक पर होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सब कुछ परफेक्ट है। एक्चुअली इसके ठीक उल्टा। अब हम देखेंगे जब इकोनॉमी अपने पीक पर होती है ना, तभी आने वाले स्लोडाउन के अर्ली वार्निंग साइंस दिखना शुरू हो जाते हैं। लेट्स फाइंड आउट हाउ। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज होती है जिसे हम कहते हैं डोमिनो इफेक्ट। चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप आराम से समझते हैं। सबसे पहले स्टेप 1,
जब एक्सपेंशन अपने एंड के पास होता है तो डिमांड मतलब चीज़ों की मांग इतनी हाई हो जाती है कि उन्हें बनाने के लिए जो इनपुट्स लगते हैं जैसे कि रॉ मटेरियल्स या लेबर वो आसानी से मिलते ही नहीं, उनकी कमी हो जाती है। फिर आता है स्टेप 2। अब सिंपल सा रूल है, जब किसी चीज़ की स्कासिटी या कमी होती है तो उसके प्राइसेस बढ़ जाते हैं, तो इन इनपुट्स के प्राइसेस आसमान छूने लगते हैं। फिर स्टेप 3, सोच के देखिए, जब बनाने का खर्चा बढ़ेगा तो फाइनल गुड्स और सर्विसेज के प्राइसेस तो बढ़ेंगे ही ना। इससे हमारी कॉस्ट ऑफ लिविंग यानी रोजमर्रा का खर्चा बढ़ जाता है। और फाइनली आखिरी डोमिनो गिरता है स्टेप 4। ये महंगाई सबसे ज्यादा उन कंज्यूमर्स को परेशान करती है जिनकी इनकम फिक्स्ड है। अब उन्हें हाई प्राइसेस पर सब कुछ खरीदना पड़ता है, तो वो बड़ी चीजें जैसे घर या ऑटोमोबाइल या ड्यूरेबल गुड्स इन पर अपना स्पेंडिंग कम कर देते हैं। बस यहीं पर आकर जो एक्चुअल डिमांड है वो रुक जाती है, स्टैग्नेट हो जाती है। तो जैसे ही ये डिमांड रुकती है ना, समझ लीजिए कि हमने पीक को क्रॉस कर लिया है और बस इसी पॉइंट से इकोनॉमी ऑफिशियली एक नए फेज में एंटर करती है। इसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन फेज या आम भाषा में रिसेशन। बेसिकली ये डाउन स्विंग की शुरुआत है। ओके, तो ये कॉन्ट्रैक्शन फेज है क्या? सिंपल शब्दों में ये पीक के ठीक बाद आने वाला फेज है जहां सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो डाउन हो जाती है। इसकी शुरुआत एग्जैक्टली उस पॉइंट से होती है जब डिमांड रुकती है और फिर धीरे धीरे कम होने लगती है। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है, प्रोडक्शन अभी भी फुल स्पीड पर चल रहा होता है, हाई लेवल्स पर, और इससे पैदा होता है एक बहुत बड़ा मिसमैच जहां मार्केट में सप्लाई यानी माल डिमांड से कहीं ज्यादा हो जाता है। ये ओवर प्रोडक्शन का प्रॉब्लम बहुत क्रिटिकल है, इसे समझिए। देखिए, जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो कंपनीज हैं, उन्हें इतनी जल्दी ये एहसास नहीं होता कि कंज्यूमर की डिमांड बदल गई है। वो तो पिछले ट्रेंड्स देखकर हाई लेवल्स पर प्रोडक्शन करते रहते हैं। इसका रिजल्ट, मार्केट में इतना सारा माल, इतने सारे गुड्स का एक्सेस हो जाता है जिसे लोग अब उस स्पीड से खरीद ही नहीं रहे। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। सोचिए, एक फ्रूट वेंडर है, उसने पिछले हफ्ते के सेल्स देखकर 10 बॉक्स आम खरीद लिए, लेकिन इस हफ्ते लोगों ने आम खरीदना कम कर दिया और सिर्फ 5 बॉक्स बिके। अब क्या? उसके पास 5 बॉक्स का सरप्लस है जो खराब हो सकता है। बस यही प्रॉब्लम बहुत बड़े स्केल पर पूरी इकोनॉमी में होने लगता है। अब इस टेबल को देखिए, इससे आपको पीक और कंट्रैक्शन के बीच का फर्क बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। चलिए साइड बाय साइड कंपेयर करते हैं। पहले देखिए डिमांड। पीक फेज में डिमांड वेरी हाई एंड स्टेबल है, सब खुश हैं। लेकिन कंट्रैक्शन में ये स्टैग्नेटिंग एंड डिक्रीजिंग हो जाती है, मतलब रुक कर गिरने लगती है। अब आते हैं प्रोडक्शन पर। पीक पर तो प्रोडक्शन मैक्सिमम कैपेसिटी पर है, फुल ऑन, लेकिन कंट्रैक्शन में ये एक्सीड्स डिमांड हो जाता है, वही ओवर प्रोडक्शन वाला प्रॉब्लम। इन्वेस्टमेंट को देखिए, पीक पर सब हाई एंड कॉन्फिडेंट हैं, पैसा लगा रहे हैं, पर कंट्रैक्शन में सारे प्लान्स हॉल्टेड एंड कैंसल्ड हो जाते हैं, लोग डर जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, बिजनेस सेंटिमेंट। पीक पर सब लोग ऑप्टिमिस्टिक हैं, प्रॉस्पेरिटी फील कर रहे हैं, बट इन कंट्रैक्शन माहौल एकदम पेसिमिस्टिक और फियरफुल हो जाता है। देख रहे हैं आप कितना बड़ा और कितना सडन शिफ्ट है ये। और अब हम आते हैं अपने फाइनल और सबसे क्रूशियल सेक्शन पर। यहां हम ये देखेंगे कि कैसे ये जो छोटा सा स्लोडाउन शुरू हुआ था ना, वो एक फुल ब्लोन डाउनवर्ड स्पाइरल बन जाता है, एक ऐसा चक्रव्यूह जो खुद को ही और गहरा और तेज करता जाता है। तो चलिए इस चेन रिएक्शन को तोड़कर समझते हैं। स्टेप 1, प्रोड्यूसर्स को अब एहसास हो जाता है कि ओ नो, हमने ओवर प्रोड्यूस कर दिया। तो वो क्या करते हैं? अपने फ्यूचर इन्वेस्टमेंट प्लान्स पर फुल स्टॉप लगा देते हैं। इक्विपमेंट और रॉ मटेरियल्स के सारे ऑर्डर्स कैंसिल। स्टेप 2, अब इसका सीधा असर उन सप्लायर्स पर पड़ता है जो ये सामान बनाते हैं। जब उनके ऑर्डर्स कैंसिल होते हैं तो उन्हें भी अपना प्रोडक्शन कम करना पड़ता है, और दुख की बात है उन्हें अपने वर्कर्स को निकालना पड़ता है, ले ऑफ्स शुरू हो जाते हैं। अब देखिए स्टेप 3, जैसे जैसे अलग अलग सेक्टर्स में ले ऑफ्स बढ़ते हैं और प्रोडक्शन कम होता है, आम आदमी की यानी वेज अर्नर्स की इनकम गिरने लगती है, और यही सबसे खतरनाक है। स्टेप 4, अब लोगों के पास पैसा कम है और फ्यूचर को लेकर डर है, पेसिमिज्म है। तो लोग क्या करेंगे? वो बड़ी बड़ी परचेजेस जैसे कार या फ्रिज सब पोस्टपोन कर देते हैं। इससे होता यह है कि ओवरऑल यानी एग्रीगेट डिमांड अचानक से कोलैप्स कर जाती है और भी नीचे चली जाती है, और इसके साथ साथ बैंक भी लोन देना कम कर देते हैं, बैंक क्रेडिट भी श्रिंक हो जाता है। और ये सिर्फ थियरी नहीं है, इस डाउनवर्ड स्पाइरल का एक बहुत बड़ा रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल हम सबने देखा है। 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस याद है? एक प्रॉब्लम जो सिर्फ हाउसिंग और बैंकिंग सेक्टर में शुरू हुई थी, वो इतनी तेजी से पूरी दुनिया की इकोनॉमी में फैल गई जैसे आग लग गई हो। इसके कारण वाइड स्प्रेड जॉब लॉसेस हुए, लाखों लोगों की नौकरियां चली गईं और एक बहुत ही सीवियर ग्लोबल रिसेशन आया। क्यों? क्योंकि हर इंडस्ट्री में डिमांड एक साथ अचानक से कोलैप्स हो गई।
ये एग्जाम्पल हमें साफ साफ दिखाता है कि इकोनॉमी के सारे हिस्से एक दूसरे से कितने क्लोजली जुड़े हुए हैं। तो चलिए इस पूरी कहानी को एक क्विक समरी में देखते हैं। सबसे पहले आता है द पीक। ये प्रॉस्पेरिटी का हाईएस्ट पॉइंट है, लेकिन इसके अंदर ही बढ़ती कीमतों जैसा एक हिडन प्रॉब्लम छुपा होता है। फिर आता है द ट्रिगर। ये हाई प्राइसेस कंज्यूमर की डिमांड पर ब्रेक लगा देती हैं। इसके बाद होता है द मिसमैच। प्रोड्यूसर्स तो फुल स्पीड में प्रोडक्शन कर रहे हैं, जिससे मार्केट में सप्लाई डिमांड से बहुत ज़्यादा हो जाती है। और आखिर में शुरू होता है द स्पाइरल। बिजनेसेस प्रोडक्शन कम करते हैं, जिससे जॉब लॉसेस होते हैं, लोगों की इनकम गिरती है और इससे डिमांड और भी ज़्यादा गिर जाती है, जो रिसेशन को बहुत सीवियर बना देती है। तो ये है पूरा सफ़र फ्रॉम द हाईएस्ट पीक टू अ डीप कंट्रैक्शन। तो चलिए अब हमारे अगले टॉपिक पे चलते हैं, डिप्रेशन और ट्रफ। ये आप जानते हैं इकोनॉमिक साइकिल के सबसे मुश्किल, सबसे चैलेंजिंग फेजेस होते हैं। बेसिकली ये बिजनेस साइकिल के वो सबसे नीचे के पॉइंट्स हैं जहां इकोनॉमी की हालत ऐसी हो जाती है कि सब कुछ अचानक से रुक जाता है। चलिए इसको आगे डिटेल में समझते हैं। देखिए, इस एक्सप्लेनर में हम क्या क्या कवर करेंगे। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि आखिर ये डिप्रेशन होता क्या है, फिर इसके की साइंस क्या हैं, कैसे पहचानें इसको। इसके बाद हम देखेंगे कि ऐसे बुरे वक्त में इन्वेस्टर्स और आम कंज्यूमर्स यानी हम जैसे लोग कैसे रिएक्ट करते हैं। फिर हम बात करेंगे ट्रफ की, यानी इकोनॉमी का रॉक बॉटम पॉइंट। और आखिर में इन सारी चीज़ों को हम द ग्रेट डिप्रेशन के एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से जोड़कर देखेंगे। तो शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, व्हाट इज अ डिप्रेशन। आइए इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल आसान शब्दों में तोड़कर समझें। तो देखिए, आसान भाषा में डिप्रेशन एक रिसेशन का ही अहम, बहुत ज़्यादा सीरियस और लंबा चलने वाला वर्जन है। जब इकोनॉमी नीचे गिर रही होती है, यानी कॉन्ट्रैक्शन फेज में होती है, और ये गिरावट बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है, तो वो डिप्रेशन बन जाती है। इस फेज में सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अचानक से बिल्कुल ठप पड़ जाती हैं, एकदम धीमी हो जाती हैं। और इस दौरान सबसे बड़ी बात क्या होती है, इकोनॉमी का जो ग्रोथ रेट है, जो नॉर्मल टाइम्स में पॉजिटिव रहता है, वो डिप्रेशन में नेगेटिव हो जाता है। मतलब साफ है, इकोनॉमी आगे बढ़ने के बजाय पीछे जा रही है, यानी छोटी हो रही है, श्रिंक हो रही है। ये एक देश के लिए आप समझ सकते हैं बहुत ही सीरियस सिचुएशन होती है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं कि एक डिप्रेशन के मेन सिम्टम्स या साइंस क्या क्या होते हैं। हम कैसे पहचान सकते हैं कि इकोनॉमी इस बड़े क्राइसिस में फंस चुकी है। पता है, ये बिल्कुल एक चेन रिएक्शन की तरह काम करता है। मतलब जब इकोनॉमी के एक हिस्से में मान लीजिए कोई प्रॉब्लम आती है, तो उसका असर दूसरे हिस्सों पर भी पड़ता है। एक प्रॉब्लम दूसरी प्रॉब्लम को ट्रिगर करती है और देखते ही देखते पूरी इकोनॉमी एक नेगेटिव स्पाइरल में, एक चक्रव्यूह में फंस जाती है। और ये पूरा चेन रिएक्शन, ये नेगेटिव स्पाइरल आप यहाँ इस स्लाइड पर देख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले देश की नेशनल इनकम और लोगों का खर्चा यानी एक्सपेंडिचर तेजी से गिरता है। अब जब लोगों के पास पैसा नहीं है तो चीज़ों की डिमांड बिल्कुल रॉक बॉटम पर चली जाती है। डिमांड नहीं है तो कंपनीज को गुड्स के प्राइसेस गिराने पड़ते हैं। इससे फैक्ट्री मालिकों को नुकसान होता है और वो फैक्ट्री बंद करने पर मजबूर हो जाते हैं, जिसे हम कहते हैं एक्सेस कैपेसिटी। और फैक्ट्री बंद होने का सीधा मतलब अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी तेजी से बढ़ती है, जिससे कंपनीज बैंकरप्ट हो जाती हैं। और ये साइकिल, ये विशियस साइकिल बस चलता रहता है। तो ऐसी सिचुएशन में आम लोग यानी इन्वेस्टर्स और कंज्यूमर्स, उनका बिहेवियर कैसे बदलता है, उनके दिमाग में क्या चलता है, चलिए देखते हैं, क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है। डिप्रेशन में एक बड़ी अजीब चीज़ होती है। बैंक्स जो हैं वो इंटरेस्ट रेट्स कम कर देते हैं, सस्ते में लोन देने लगते हैं ताकि लोग पैसा लें और मार्केट में इन्वेस्ट करें। लेकिन इसके बावजूद क्रेडिट यानी लोन की डिमांड बिल्कुल कम रहती है। कोई लोन लेना ही नहीं चाहता क्योंकि सबके मन में डर बैठा होता है। और वो डर कैसा होता है, वो आप यहाँ देख सकते हैं। देखिए, एक तरफ है इन्वेस्टर्स, उनका कॉन्फिडेंस पूरी तरह से टूट चुका होता है। वो इकोनॉमी के फ्यूचर को लेकर इतने ज़्यादा पेसिमिस्टिक होते हैं कि नए प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाने के बारे में सोचते तक नहीं। और दूसरी तरफ है आम कंज्यूमर्स, जिनके पास जॉब लॉस की वजह से खर्च करने के लिए पैसा ही बहुत कम होता है। तो वो खर्च करने के बजाय सेफ्टी के लिए अपने पास कैश यानी लिक्विड मनी रखना ज़्यादा पसंद करते हैं। फियर और अनसर्टेनिटी, बस यही दो चीज़ें उनके हर डिसीजन को कंट्रोल करती हैं। चलिए, अब हम आते हैं बिजनेस साइकिल के सबसे नीचे वाले पॉइंट पर, यानी ट्रफ। ये डिप्रेशन का आप कह सकते हैं सबसे गहरा, सबसे अंधेरा हिस्सा है। तो ट्रफ क्या है? ये डिप्रेशन का वो आखिरी पॉइंट है, वो गहराई है जहां सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज अपने सबसे लोएस्ट लेवल पर पहुंच जाती हैं। इससे नीचे गिरने की कोई गुंजाइश नहीं बचती। इसके बाद आमतौर पर इकोनॉमी धीरे धीरे रिकवर करना शुरू करती है। यही है असली रॉक बॉटम। और ये जो रॉक बॉटम है, ये कितना बुरा होता है, ये कोड उसको परफेक्टली बताता है।
इस फेज को एन एगनाइजिंग पीरियड कहा जाता है। एगनाइजिंग का मतलब होता है बहुत ज्यादा दर्दनाक, कष्टदायी। ऐसा इसलिए क्योंकि ये आम लोगों के लिए, पूरे समाज के लिए बहुत ज्यादा परेशानी, दुख और ह्यूमन सफरिंग लाता है। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये लोगों की बर्बाद होती हुई जिंदगियों की कहानी है। और इसका सबसे बड़ा, सबसे अहम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है इतिहास का, द ग्रेट डिप्रेशन। ये इतना बड़ा इवेंट था कि इसकी स्टडी आज तक इकोनॉमिक्स में की जाती है। तो देखिए, द ग्रेट डिप्रेशन 1929 में यूएस स्टॉक मार्केट क्रैश के साथ शुरू हुआ। उसके बाद 1930 से 1932 के बीच हजारों बैंक्स फेल हो गए, बेरोजगारी आसमान छूने लगी और पूरी दुनिया का ट्रेड, आपस का बिजनेस अचानक से कोलैप्स हो गया। और साल 1933 ये था इसका ट्रॉफ, जब इकोनॉमी अपने सबसे बुरे, सबसे नीचे वाले दौर में थी। आप इस नंबर से सिचुएशन की गंभीरता का अंदाजा लगा सकते हैं। उस टाइम 1933 में अमेरिका में अनएम्प्लॉयमेंट रेट लगभग 25% तक पहुंच गया था। इसका मतलब समझते हैं आप? हर 4 में से 1 इंसान जो काम कर सकता था वो बेरोजगार था। जस्ट इमेजिन कितनी भयानक, कितनी लाचार सिचुएशन होगी वो। और इसी वजह से इसे जो पूरी दुनिया में ह्यूमन सफरिंग और मिजरी हुई, उसकी वजह से द ग्रेट डिप्रेशन आज भी इस स्पेस का सबसे बड़ा एग्जाम्पल माना जाता है। लेकिन इस दुख भरी कहानी से हमने बहुत कुछ सीखा भी है। इसी इवेंट के बाद दुनिया भर की सरकारों ने सोशल सेफ्टी नेट्स जैसे अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स शुरू किए। सेंट्रल बैंक्स ने प्रोएक्टिव रोल लेना सीखा ताकि ऐसी सिचुएशन दोबारा कभी ना आए। ये आने वाली सभी जनरेशन्स के लिए एक बहुत ही क्रिटिकल लेसन था। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द पाथ टू रिकवरी। ये बिजनेस साइकिल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज है। इसमें हम समझेंगे कि कैसे एक इकोनॉमी जब बिल्कुल रॉक बॉटम पर पहुंच जाती है, वहां से वापस अपने पैरों पर खड़ी होती है। ठीक है, तो रिकवरी को ठीक से समझने के लिए हमें सबसे पहले उस पॉइंट को देखना होगा जहां से ये शुरू होती है। इस स्टार्टिंग पॉइंट को कहते हैं द ट्रफ, और ये सच में इकोनॉमी का रॉक बॉटम होता है, यानी सबसे निचला स्तर। तो ये ट्रफ आखिर है क्या? जैसा कि आप स्लाइड पर देख सकते हैं, ये बिजनेस साइकिल का सबसे लोवेस्ट पॉइंट होता है। ये वो इंपॉर्टेंट मोमेंट है जब एक पेनफुल रिसेशन आखिरकार खत्म होता है और एक्सपेंशन की तरफ एक धीमा ट्रांजिशन शुरू होता है। आसान शब्दों में कहें तो इसके बाद चीजें और खराब नहीं हो सकती। इस पॉइंट से रास्ता सिर्फ ऊपर की तरफ जाता है। अब देखिए, इस स्लाइड पर जो ट्रफ फेज के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो काफी इंटरेस्टिंग है। एक तरफ सारे नेगेटिव साइंस हैं, अनएम्प्लॉयमेंट अपने पीक पर है, बिजनेस कॉन्फिडेंस बिल्कुल टूटा हुआ है और प्रोडक्शन और डिमांड दोनों रुके हुए हैं। लेकिन दूसरी तरफ यहीं पर एंड ऑफ पेसिमिज्म यानी निराशा का अंत होता है और बिगिनिंग ऑफ ऑप्टिमिज्म यानी आशा की शुरुआत होती है। बिल्कुल इसी सबसे अंधेरे मोमेंट में एक नई उम्मीद पैदा होनी शुरू होती है। तो ये उम्मीद, ये पहली चिंगारी आखिर आती कहां से है? चलिए देखते हैं कि इकोनॉमी अपने नीचे जाने वाले ट्रेंड को रिवर्स कैसे करती है। और इसी के साथ हम आते हैं अपने अगले सेक्शन पर, द रिवर्सल। ये रिवर्सल प्रोसेस अक्सर लेबर मार्केट से शुरू होता है। आइए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहला, हाई अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से बहुत सारे लोग काम ढूंढ रहे होते हैं। दूसरा, इसकी वजह से वर्कर्स मजबूरी में कम वेजेस पर भी काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तीसरा, इससे कंपनीज का लेबर कॉस्ट कम हो जाता है। और यही है सबसे इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट। जब एक कंपनी का कॉस्ट कम होता है तो उनका कॉन्फिडेंस वापस आने लगता है और वो फ्यूचर को लेकर ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं। अब जब प्रोड्यूसर का कॉन्फिडेंस वापस आ रहा है तो अगला लॉजिकल स्टेप क्या होगा? वो है इन्वेस्टमेंट। यही पूरे रिकवरी फेज का मेन इंजन है। चलिए देखते हैं कि ये इंजन असल में स्टार्ट कैसे होता है। स्क्रीन पर यह कोट इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल साफ साफ बता रहा है। द स्परिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट इज द की ड्राइवर हियर। ये सच में वो टर्निंग पॉइंट है जो इकोनॉमी के गियर को डिप्रेशन से एक्सपेंशन की तरफ शिफ्ट करता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसे जरूर याद रखिएगा। तो इन्वेस्टमेंट बढ़ना शुरू क्यों होता है? इसके कई कारण हैं। पहला, रिन्यूड बिजनेस कॉन्फिडेंस, जिसके बारे में हमने अभी बात की। दूसरा, बैंक्स फिर से क्रेडिट एक्सपैंड करते हैं, यानी लोन देना बढ़ा देते हैं, जिससे बिजनेसेस के लिए लोन लेना आसान हो जाता है। तीसरा, प्रोड्यूसर्स फ्यूचर डिमांड को सोचते हुए अपना स्टॉक यानी इन्वेंट्री बढ़ाने लगते हैं। और चौथा, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स भी इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ट्रेंड है, उसके लिए कार कंपनीज को बिलियंस इन्वेस्ट करके नई फैक्ट्रीज लगानी पड़ रही हैं, चाहे इकोनॉमी कैसी भी हो। एक बार जब ये इन्वेस्टमेंट का इंजन चलने लगता है तो ये एक पावरफुल चेन रिएक्शन शुरू कर देता है। इससे एक पॉजिटिव फीडबैक लूप बनता है जो पूरी इकोनॉमी में फैल जाता है, जिसे हम दी अपवर्ड स्पाइरल कहते हैं। आइए इस सेल्फ करेक्टिंग प्रोसेस को फॉलो करते हैं। नंबर 1, इन्वेस्टमेंट बढ़ता है। नंबर 2, इससे सीधा एम्प्लॉयमेंट इंप्रूव होता है क्योंकि ज्यादा जॉब्स क्रिएट होती हैं। नंबर 3,
ज्यादा लोगों के काम करने से घरों की इनकम बढ़ जाती है। नंबर 4, जब इनकम बढ़ती है तो लोग नेचुरली खर्च भी ज्यादा करते हैं। नंबर 5, इससे इकोनॉमी की एग्रीगेट यानी टोटल डिमांड बढ़ जाती है। और आखिर में नंबर 6, इस बढ़ती हुई डिमांड को पूरा करने के लिए प्रोडक्शन बढ़ता है, जिससे और भी ज्यादा जॉब्स क्रिएट होती हैं। ये एक पॉजिटिव साइकिल बन जाता है। और इस पूरी बढ़ती हुई इकोनॉमिक एक्टिविटी का एक नेचुरल रिजल्ट होता है प्राइसेस पर। जैसे जैसे डिमांड बढ़ती है, चीजों और सर्विसेज की प्राइसेस भी अपने लो पॉइंट से धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाती हैं। ये असल में एक हेल्दी साइन है कि इकोनॉमी वापस ट्रैक पर आ रही है। तो जब ये पूरा प्रोसेस हो जाता है, रिकवरी फेज और भी मजबूत हो जाता है और इकोनॉमी को सफलता से एक्सपेंशन के एक नए फेज में ले जाता है। और इसी के साथ एक बिल्कुल नया बिजनेस साइकिल ऑफिशियल तौर पर शुरू हो जाता है। चलिए एक क्विक समरी के साथ इसे खत्म करते हैं। ये टेबल ट्रफ से एक्सपेंशन तक के बड़े बदलावों को साफ साफ दिखाता है। जहां अनएम्प्लॉयमेंट पहले परवेसिव था, अब वो स्टेडीली इंप्रूव हो रहा है। जहां बिजनेस कॉन्फिडेंस वेरी लो था, अब वो स्लोली टेकिंग ऑफ कर रहा है। रुका हुआ कंज्यूमर स्पेंडिंग अब पिकिंग अप कर रहा है। प्राइसेस अपने लो से ग्रेजुअली राइजिंग हैं और मिनिमल इन्वेस्टमेंट अब इंक्रीजिंग हो रहा है। ये एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है। और ये हमें हमारे इस पूरे एक्सप्लेनर के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर लाता है। रिकवरी फेज एक मार्केट इकोनॉमी की रिजिलियंस यानी लचीलेपन का एक शक्तिशाली सबूत है। ये दिखाता है कि मार्केट का अपना प्राइस मैकेनिज्म एक सेल्फ करेक्टिंग फोर्स की तरह काम कर सकता है, जो एक इकोनॉमी को रिसेशन की गहराइयों से बाहर निकालने की ताकत रखता है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो सच में इकोनॉमी को समझने के लिए एक डिटेक्टिव की टूल किट जैसा काम करता है। इस टूल किट की मदद से हम इकोनॉमी के पास्ट, प्रेजेंट और हाँ फ्यूचर तीनों को डिकोड कर सकते हैं। तो आखिर ये इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं क्या चीज़? वेल, सिंपल शब्दों में ये मेजरेबल इकोनॉमिक डेटा है, यानी ऐसे नंबर्स और स्टैटिस्टिक्स जिन्हें हम नाप सकते हैं। एनालिस्ट, गवर्नमेंट, सेंट्रल बैंक्स और बड़ी बड़ी बिजनेसेस इन्हें यूज़ करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी को समझने, एनालाइज करने और प्रिडिक्ट करने के लिए। आप इन्हें क्लूज यानी सुराग की तरह सोचिए। जैसे एक डिटेक्टिव इन्हीं क्लूज को जोड़कर एक बड़ी मिस्ट्री सॉल्व करता है, ठीक वैसे ही इकोनॉमिस्ट इन इंडिकेटर्स को यूज करके इकोनॉमी की सुपर कॉम्प्लेक्स पजल सॉल्व करते हैं। और ये ज़रूरी भी है क्योंकि इकोनॉमी को प्रिडिक्ट करना, आप जानते हैं, बहुत ही डिफिकल्ट काम है और ये इंडिकेटर्स इसमें हमारी ज़बरदस्त मदद करते हैं। तो चलिए अब हम अपने इस डिटेक्टिव टूल किट का सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट टूल उठाते हैं। ये है लीडिंग इंडिकेटर्स। इसे हम इकोनॉमी का क्रिस्टल बॉल भी कह सकते हैं, क्योंकि जैसा कि नाम से ही साफ है, ये हमें फ्यूचर में क्या होने वाला है उसकी एक झलक देता है। अब इस बात को अच्छे से समझिएगा। लीडिंग इंडिकेटर्स वो इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं जो पूरी इकोनॉमी में कोई बड़ा चेंज आने से पहले ही बदल जाते हैं। यानी चेंज पहले इन इंडिकेटर्स में दिखता है और फिर कुछ टाइम बाद पूरी इकोनॉमी उस ट्रेंड को फॉलो करती है। इसीलिए तो इन्हें लीडिंग कहते हैं, क्योंकि ये इकोनॉमी को लीड करते हैं, आगे का रास्ता दिखाते हैं। चलिए इसके कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स देखते हैं। स्टॉक मार्केट, जैसे हमारा सेंसेक्स या निफ्टी। अगर स्टॉक मार्केट तेजी से ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि इन्वेस्टर्स फ्यूचर को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट हैं, उन्हें लगता है कि आगे चलकर कंपनीज ज़बरदस्त प्रॉफिट कमाएंगी। एक और बेहतरीन एग्जाम्पल है बिल्डिंग परमिट्स। अगर नए घर बनाने के लिए ज़्यादा परमिट्स इशू हो रहे हैं तो ये साफ साफ इशारा है कि फ्यूचर में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बढ़ेगी, जॉब्स क्रिएट होंगी और सीमेंट, स्टील जैसी इंडस्ट्रीज की डिमांड भी बढ़ने वाली है। सेम लॉजिक न्यू ऑर्डर्स फॉर कंज्यूमर गुड्स पर भी अप्लाई होता है। ज़्यादा ऑर्डर्स का मतलब है सिंपल, फ्यूचर प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो हम बिल्कुल आराम से कह सकते हैं कि लीडिंग इंडिकेटर्स एक क्रिस्टल बॉल जैसा काम करते हैं। ये हमें इकोनॉमी का एक पॉसिबल फ्यूचर दिखाते हैं। हाँ, एक बात ज़रूर याद रखिए, ये हमेशा 100% एक्यूरेट नहीं होते। आखिर ये प्रेडिक्शंस हैं, लेकिन ये हमें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग हिंट देते हैं, एक ज़रूरी सिग्नल देते हैं कि हवा किस तरफ बह रही है। ओके, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टूल। ये है लैगिंग इंडिकेटर्स। अगर लीडिंग इंडिकेटर्स हमें आगे का रास्ता दिखा रहे थे, तो लैगिंग इंडिकेटर्स हमें ये बताते हैं कि हम जिस रास्ते से अभी अभी आए हैं वो आखिर था कैसा। ये अपने कार के रियर व्यू मिरर की तरह है। देखिए, लैगिंग इंडिकेटर्स वो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं जो इकोनॉमी में चेंज आने के बाद बदलते हैं। मतलब इकोनॉमी में पहले ही रिकवरी या रिसेशन शुरू हो चुका होता है और ये इंडिकेटर्स उस चेंज को बाद में थोड़ा रुक कर कंफर्म करते हैं। ये प्रिडिक्शन नहीं करते, ये कंफर्मेशन देते हैं। ये पास्ट को स्टैंप लगाकर पक्का करते हैं। इसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है अनएम्प्लॉयमेंट रेट।
अक्सर ऐसा होता है कि इकोनॉमी रिकवर करना शुरू कर देती है, जीडीपी बढ़ने लगती है, लेकिन कंपनीज नए लोगों को हायर करने से पहले वेट करती हैं। वो पहले श्योर होना चाहती हैं कि रिकवरी टिकेगी या नहीं, इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट रेट देर से नीचे आता है। कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स भी लैगिंग हैं, क्योंकि कंपनीज अपने प्रॉफिट्स हर क्वार्टर के एंड में रिपोर्ट करती हैं, जब वो पूरा पीरियड खत्म हो चुका होता है। सो ये डेटा कंफर्म करता है कि हाँ, जो इकोनॉमिक ट्रेंड चल रहा था वो आखिरकार कंपनी अर्निंग्स में ट्रांसलेट हुआ है। इसीलिए लैगिंग इंडिकेटर्स आपकी गाड़ी के रियर व्यू मिरर जैसे ही हैं। ये आपको एकदम साफ साफ दिखाते हैं कि पीछे का रास्ता कैसा था, आप कहाँ से गुजर कर आए हैं। ये पास्ट ट्रेंड्स को कंफर्म करने के लिए एक परफेक्ट रिलायबल टूल है। अब आते हैं हमारे डिटेक्टिव टूल किट के तीसरे और आखिरी जरूरी टूल पर। यह है कोइंसिडेंट इंडिकेटर्स। ये हमें बताते हैं कि अभी इसी वक्त राइट नाउ इकोनॉमी में एग्जैक्टली क्या हो रहा है। इसको आप इकोनॉमी का लाइव डैशबोर्ड समझ लीजिए। कोइंसिडेंट इंडिकेटर्स वो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं जो इकोनॉमी के साथ साथ यानी ऑलमोस्ट रियल टाइम में मूव करते हैं। जब इकोनॉमी ऊपर जाती है ये इंडिकेटर्स भी ऊपर जाते हैं, जब इकोनॉमी नीचे आती है ये भी नीचे आते हैं, साथ साथ चलते हैं। ये हमें इकोनॉमी का एक करंट स्नैपशॉट देते हैं, बिल्कुल एक लाइव फोटो की तरह। इसके एग्जाम्पल्स हैं सबसे बड़ा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी। ये इकोनॉमी की हेल्थ का सबसे इंपॉर्टेंट मेजर है। जब जीडीपी ग्रोथ रिपोर्ट होती है तो वो बताती है कि इकोनॉमी अभी ग्रो कर रही है या नहीं। फिर है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जो बताता है कि देश की फैक्ट्रीज में कितना प्रोडक्शन हो रहा है। इसी तरह पर्सनल इनकम और रिटेल सेल्स भी हमें बताते हैं कि लोगों के पास कितना पैसा आ रहा है और वो अभी कितना खर्च कर रहे हैं राइट नाउ। तो आप कोइंसिडेंट इंडिकेटर्स को कार के स्पीडोमीटर या लाइव डैशबोर्ड की तरह इमेजिन कर सकते हैं। बिल्कुल, ये आपको बताता है कि अभी इकोनॉमी की स्पीड क्या है, इसकी करंट कंडीशन कैसी है। न फ्यूचर न पास्ट, सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट। तो सबसे जरूरी बात यह है कि कोई भी एक इंडिकेटर अकेले पूरी स्टोरी नहीं बताता। एक अच्छा एनालिस्ट बिल्कुल एक समझदार डिटेक्टिव की तरह हमेशा इन तीनों टूल्स को लीडिंग, लैगिंग और कोइंसिडेंट एक साथ यूज करता है ताकि इकोनॉमी की एक कंप्लीट 360 डिग्री और क्लियर पिक्चर मिल सके। चलिए इस टेबल पर एक झलक डालते हैं फॉर अ वेरी क्विक समरी। देखिए, लीडिंग इंडिकेटर्स इकोनॉमी से बिफोर चेंज होते हैं और फ्यूचर प्रिडिक्ट करते हैं, जैसे स्टॉक मार्केट। लैगिंग इंडिकेटर्स इकोनॉमी के आफ्टर चेंज होते हैं और पास्ट को कंफर्म करते हैं, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट रेट। और कोइंसिडेंट इंडिकेटर्स इकोनॉमी के विथ यानी साथ साथ चेंज होते हैं और करंट स्टेटस बताते हैं, जैसे जीडीपी। ये टेबल आपकी रिवीजन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देख लीजिए। ओके, अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पर। ये सारी थ्योरी जानकर आपका क्या फायदा? एक स्टूडेंट या एक फ्यूचर प्रोफेशनल के लिए ये कॉन्सेप्ट्स इतने इंपॉर्टेंट आखिर हैं क्यों? लेट्स सी। देखिए, सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट्स आपको अपने कॉमर्स और इकोनॉमिक्स के एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लाने में डेफिनेटली हेल्प करेंगे। दूसरा, जब आप इकोनॉमिक टाइम्स या बिजनेस स्टैंडर्ड जैसे न्यूज़पेपर्स पढ़ेंगे तो आपको न्यूज़ और हेडलाइंस के पीछे की स्टोरी बेटर समझ आएगी। तीसरा, अगर आप फाइनेंस, ऑडिट या पॉलिसी मेकिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो ये आपके लिए फाउंडेशनल नॉलेज है, इसके बिना आगे बढ़ना मुश्किल है। और आखिर में ये नॉलेज आपको आगे जाकर बेहतर पर्सनल इन्वेस्टमेंट और करियर डिसीजंस लेने में भी हेल्प करेगी, क्योंकि आप इकोनॉमी के इन इंपॉर्टेंट सिग्नल्स को आसानी से समझ पाएंगे। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं बिजनेस साइकिल्स के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल एग्जाम्पल्स। इस एक्सप्लेनर में हम एक तरह से टाइम ट्रैवल करेंगे और हिस्ट्री के 3 ऐसे बड़े इकोनॉमिक इवेंट्स को समझेंगे जिन्होंने पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ओके, सो सबसे पहले हम जा रहे हैं 1930s में। बात करेंगे द ग्रेट डिप्रेशन की। ये कोई छोटा मोटा इवेंट नहीं था, इसे 20th सेंचुरी का सबसे लंबा और सबसे गहरा इकोनॉमिक डाउनटर्न माना जाता है और इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ा था। सो ये द ग्रेट डिप्रेशन था क्या एग्जैक्टली? वेल, ये एक बहुत ही सिवियर मतलब बहुत ही गंभीर वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन था। इसकी शुरुआत यूनाइटेड स्टेट्स में हुई जब 1929 में स्टॉक मार्केट बुरी तरह क्रैश हो गया। लेकिन जैसे एक आग फैलती है, ये धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल गया। वाओ, जरा इस नंबर को देखिए, -15%। इससे आपको इस क्राइसिस के स्केल का अंदाजा लगेगा। ये कितना बड़ा इकोनॉमिक कोलैप्स था, सोच के देखिए। सिर्फ 3 साल के अंदर 1929 से 1932 के बीच पूरी दुनिया की ग्लोबल जीडीपी 15% गिर गई। अगर हम कंपेयर करें तो 2008 के ग्रेट रिसेशन में ग्लोबल जीडीपी 1% से भी कम गिरी थी। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये कितनी बड़ी बात थी। तो अगला सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा डिप्रेशन हुआ क्यों? व्हाट वाज द रियल कॉज? वेल, इस पर इकोनॉमिस्ट्स आज तक डिबेट करते हैं, लेकिन 2 मेन थ्योरीज हैं।
पहली है केन्जियन व्यू। ये नाम आया है फेमस इकोनॉमिस्ट जॉन मेनर्ड कीन से। उनका कहना था कि प्रॉब्लम थी स्पेंडिंग में। लोगों ने और बिजनेसेस ने खर्च करना बंद कर दिया, डिमांड गायब हो गई और बस इकोनॉमी एकदम से नीचे चली गई। दूसरी तरफ है मॉनेटरिस्ट व्यू। ये कहते हैं नहीं, असली प्रॉब्लम पैसा था, यानी बैंकिंग सिस्टम फेल हो गया और मार्केट में मनी सप्लाई इतनी कम हो गई कि इकोनॉमी का दम घुट जा। ओके, सो इतनी बड़ी प्रॉब्लम से निकले कैसे, रिकवरी कैसे हुई? ये प्रोसेस धीरे धीरे 1933 में शुरू हुआ। इसमें प्रेसिडेंट रूजवेल्ट के न्यू डील पॉलिसीज का बड़ा हाथ था, बट दो चीज़ें बहुत क्रिटिकल थीं। पहला, मार्केट में पैसा डाला गया, मनी सप्लाई बढ़ाई गई ताकि बैंक स्टेबलाइज हो सकें। और दूसरा, जो सबसे बड़ा गेम चेंजर था, वो था वर्ल्ड वॉर 2। जब वॉर शुरू हुई तो सरकारों ने डिफेंस पर इतना ज़्यादा मैसिव पैसा खर्च किया कि फैक्ट्रीज चालू हो गई, लोगों को जॉब्स मिली, डिमांड बढ़ी और फाइनली इस डिप्रेशन का एंड हुआ। ऑलराइट, अब आगे बढ़ते हैं। लेट्स फास्ट फॉरवर्ड फ्रॉम द 1930s टू द ईयर 2000। सेक्शन 2, द IT बबल बर्स्ट। इसे .com बबल भी कहते हैं। ये बिल्कुल अलग तरह का क्राइसिस था। ये फैक्ट्रीज और फार्म्स का नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी, इंटरनेट और स्पेक्यूलेशन, यानी एक तरह की सट्टेबाजी का क्राइसिस था। तो ये IT बबल आखिर था क्या? देखिए, बबल का मतलब होता है जब किसी चीज़ की कीमत उसकी असली वैल्यू से बहुत बहुत ज़्यादा हो जाती है। और ये ऐसी ही चीज़ थी 1997 से 2000 के बीच। हर कोई इंटरनेट कंपनीज, जिनको .coms कहते थे, उनमें अंधाधुंध पैसा लगा रहा था। सबको लगता था कि बस जिसके नाम के आगे .com लग गया वो कंपनी सोना बन जाएगी। तो ये बबल बना कैसे? इसके पीछे कई रीजंस थे। पहला, इंटरेस्ट रेट्स कम थे, तो लोगों के पास इन्वेस्ट करने के लिए बहुत सस्ता पैसा था। दूसरा, एकदम ओवर ऑप्टिमिज्म था। एक जोश था कि इंटरनेट ही आने वाली दुनिया है और इसकी कंपनीज कभी फेल नहीं हो सकती। फिर एक अजीब सी मेंटालिटी आई, ग्रोथ ओवर प्रॉफिट्स। मतलब कंपनी प्रॉफिट कमाए या ना कमाए, बस उसकी ग्रोथ दिखनी चाहिए। और इस चक्कर में लोगों ने ऐसी कंपनीज में भी करोड़ों इन्वेस्ट कर दिए जिनका ना कोई प्रॉफिट था, ना कोई ढंग का बिजनेस मॉडल। और ये देखिए, ये कोट उस टाइम के माइंडसेट को एकदम परफेक्ट कैप्चर करता है। फेड चेयरमैन एलन ग्रीनस्पैन ने इस दौर को इरैशनल एक्सुबरेंस कहा था, यानी एक ऐसी तेजी जिसकी पीछे कोई लॉजिक नहीं था। कोट कहता है कि इन्वेस्टर्स ने हर उस स्टार्टअप में पैसा लगा दिया जिसके नाम में .com था, और उन्होंने प्रॉफिट और रेवेन्यू जैसे ट्रेडिशनल मेट्रिक्स को पूरी तरह इग्नोर कर दिया। मतलब बस नाम देखो और पैसा लगा दो। क्रेजी, राइट? लेकिन जैसा कि होता है, हर बबल एक दिन फूटता है, और ये भी फूटा मार्च 2000 के आसपास। अचानक .com कंपनीज का पैसा खत्म होने लगा। उन्हें बंद करना पड़ा, यानी लिक्विडेट करना पड़ा। देखते ही देखते इन्वेस्टर्स के ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स हवा में उड़ गए। नैस्डैक जैसा स्टॉक मार्केट बुरी तरह क्रैश हो गया, और इसका नतीजा एक और इकोनॉमिक डाउनटर्न। ओके, सो अब आते हैं हमारे तीसरे और शायद सबसे रीसेंट एग्जाम्पल पर, जिसके बारे में आपने जरूर सुना होगा। सेक्शन 3, द ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ 2008-2009। इसे फाइनेंशियल सिस्टम का मेल्टडाउन भी कहते हैं। पता है क्यों? क्योंकि इसकी जड़ें बैंक्स और फाइनेंस की कॉम्प्लेक्स दुनिया में थी। सो ये क्राइसिस कितना बड़ा था? ये एक बहुत ही सीवियर, पूरी दुनिया में फैला हुआ इकोनॉमिक क्राइसिस था। इनफैक्ट कई इकोनॉमिस्ट्स मानते हैं कि द ग्रेट डिप्रेशन के बाद ये सबसे सीरियस फाइनेंशियल क्राइसिस था, और इसकी शुरुआत भी यूएस के फाइनेंशियल मार्केट से ही हुई, जब वहां का हाउसिंग बबल फटा। इस क्राइसिस को आसान भाषा में समझने के लिए इसके चेन रिएक्शन को देखते हैं। ये एक डोमिनो इफेक्ट जैसा था। सबसे पहले स्टेप 1, इंटरेस्ट रेट्स बहुत कम थे तो लोन लेना बहुत सस्ता था। स्टेप 2, इस सस्ते लोन की वजह से एक हाउसिंग बूम आ गया, हर कोई घर खरीद रहा था। स्टेप 3, यहाँ पे आई प्रॉब्लम। बैंक्स ने सब प्राइम लेंडिंग शुरू कर दी, यानी रिस्की लोगों को लोन देना शुरू कर दिया। स्टेप 4, जब घरों की कीमत गिरने लगी तो ये लोग लोन चुका नहीं पाए और डिफॉल्ट करने लगे। स्टेप 5, इससे बैंक्स को ह्यूज लॉसेस हुए। और फाइनली स्टेप 6, ये आग पूरी दुनिया में फैल गई और एक ग्लोबल रिसेशन बन गई। मैंने अभी एक वर्ड यूज किया, सब प्राइम लेंडिंग। ये इस पूरे क्राइसिस का सेंटर पॉइंट है। तो आखिर ये है क्या? सिंपल शब्दों में, बैंक्स ने ऐसे लोगों को घर के लिए लोन दे दिया जिनका क्रेडिट स्कोर खराब था या जिनकी कोई पक्की इनकम नहीं थी। इमेजिन कीजिए, किसी ऐसे इंसान को लाखों का लोन दे देना जिसकी जॉब ही स्टेबल ना हो। कितना रिस्की है ना? और बैंक्स ने यही किया। फिर उन्होंने इन रिस्की लोन्स को पैकेज बनाकर पूरी दुनिया के इन्वेस्टर्स को बेच दिया, जिससे रिस्क और भी ज्यादा फैल गया।
ओके, तो ये थे 3 बड़े हिस्टोरिकल इकोनॉमिक क्राइसिस, द ग्रेट डिप्रेशन, द आईटी बबल और 2008 का ग्लोबल क्राइसिस। अब टाइम है इन सबको एक साथ रख के देखने का। इस समरी सेक्शन में हम इन तीनों को कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि हम हिस्ट्री से क्या सीख सकते हैं। ये टेबल देखिए, ये एक परफेक्ट समरी है। क्राइसिस, द ग्रेट डिप्रेशन वजह थी लो स्पेंडिंग और बैंकिंग फेलियर, इसने पूरी इकोनॉमी को इफेक्ट किया। फिर आया आईटी बबल, इसकी वजह थी एसेट स्पेक्यूलेशन और इसने मेनली टेक्नोलॉजी सेक्टर को हिट किया। और लास्ट में 2008 का क्राइसिस, इसकी वजह थी रिस्की फाइनेंशियल लेंडिंग और इसने बैंकिंग और हाउसिंग सेक्टर की कमर तोड़ दी। आप देख सकते हैं तीनों क्राइसिस कितने अलग थे। तो इस पूरी डिस्कशन से हमारे की टेकअवेज क्या हैं? नंबर 1, बिजनेस साइकिल्स यानी तेजी और मंदी का दौर, ये इकोनॉमीज का एक परमानेंट फीचर है, ये आते जाते रहते हैं। नंबर 2, हर क्राइसिस की वजह अलग हो सकती है, कभी डिमांड की कमी, कभी लोगों का जोश, तो कभी कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स। और नंबर 3, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इन क्राइसिस से निकलने में गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक्स का बहुत बड़ा रोल होता है। उनके पॉलिसी चेंजेस जैसे इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाना, घटाना या स्पेंडिंग करना रिकवरी के लिए क्रूशल होते हैं। इन्हीं हिस्टोरिकल एग्जाम्पल से सीखकर हम आने वाले इकोनॉमिक चैलेंजेस के लिए बेहतर तैयार हो सकते हैं। हमारा अगला टॉपिक है जनरल फीचर्स ऑफ बिजनेस साइकिल्स। चलिए, इस इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को आसान बनाने के लिए हम इसको 4 हिस्सों में तोड़ते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि इनका रिदम इतना अनप्रेडिक्टेबल क्यों है। फिर इसके अंदर झांक कर देखेंगे कि ये साइकिल चलता कैसे है। उसके बाद हम ये समझेंगे कि इसका असर सब पर एक जैसा क्यों नहीं पड़ता। और आखिर में बात करेंगे कि कैसे एक छोटी सी लोकल प्रॉब्लम एक बड़ा ग्लोबल क्राइसिस बन जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पार्ट से, द अनप्रेडिक्टेबल रिदम। यहाँ हम इन इकोनॉमिक साइकिल्स की बिल्कुल कोर नेचर यानी इनकी जो बुनियादी फितरत है ना, उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला सवाल, बिजनेस साइकिल आखिर है क्या? देखिए, बिल्कुल सिंपल शब्दों में, ये इकोनॉमी की ओवरऑल एक्टिविटी में जो उतार चढ़ाव आते हैं ना, बस वही है। मतलब जब इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन बढ़ता है तो हम कहते हैं राइज हो रहा है, और जब यही प्रोडक्शन गिरता है तो उसे कहते हैं फॉल। और इसी पूरे राइज एंड फॉल के चक्कर को हम कहते हैं बिजनेस साइकिल। ओके, अब ये पॉइंट एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। बिजनेस साइकिल्स पीरियोडिक होते हैं, मतलब ये बार बार आते हैं, लेकिन ये रेगुलर बिल्कुल नहीं होते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि इनकी टाइमिंग, इनकी लेंथ, यानी ये साइकिल कब आएगा, कितने टाइम तक चलेगा, ये कभी भी फिक्स्ड नहीं होता। आप इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। हर साइकिल अपने आप में यूनिक होता है, उसकी ड्यूरेशन, उसकी इंटेंसिटी, सब कुछ अलग हो सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते अपने दूसरे पार्ट पर, द साइकिल्स इनर वर्किंग्स। यहाँ हम ये समझेंगे कि ये साइकिल्स इकोनॉमी के अंदर इंटरनली ऑपरेट कैसे करते हैं और एक जगह से दूसरी जगह इतनी तेजी से फैलते कैसे हैं। हर बिजनेस साइकिल के ना ये 4 क्लियर कट फेजेस होते हैं और ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला फेज है एक्सपेंशन यानी ग्रोथ का दौर, जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। फिर आता है पीक, ये ग्रोथ का आप कह सकते हैं हाईएस्ट पॉइंट है, मैक्सिमम ग्रोथ। उसके बाद शुरू होता है कॉन्ट्रैक्शन, जिसे हम आम भाषा में रिसेशन भी कहते हैं, जब इकोनॉमी नीचे की तरफ आने लगती है। और आखिर में आता है ट्रॉफ, ये साइकिल का सबसे लोएस्ट पॉइंट होता है, जिसके बाद उम्मीद की किरण की तरह फिर से एक्सपेंशन शुरू हो जाता है। तो ये साइकिल्स फैलते कैसे हैं? ये आमतौर पर फ्री मार्केट इकोनॉमीज में शुरू होते हैं और इनका नेचर होता है परवेसिव। परवेसिव का मतलब है कि ये पूरी इकोनॉमी में फैल जाते हैं। इसको समझने के लिए आइए एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेते हैं, द डोमिनो इफेक्ट का। जरा सोचिए, मान लीजिए ऑटो इंडस्ट्री यानी कार इंडस्ट्री में अचानक डिमांड कम हो गई। अब क्या होगा? कार्स कम बिकेंगी तो कार कंपनी स्टील कम खरीदेंगी। इससे सीधा असर पड़ेगा स्टील इंडस्ट्री पर, राइट? फिर टायर कंपनी से टायर के ऑर्डर भी कम हो जाएंगे, लोग कार लोन लेना कम कर देंगे, तो इसका इम्पैक्ट फाइनेंस और बैंकिंग सेक्टर पर भी आएगा। देखा आपने, एक सेक्टर की प्रॉब्लम कैसे डोमिनोज की तरह गिरती हुई एक के बाद एक दूसरे सारे सेक्टर्स को ले डूबती है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही अहम सवाल उठता है, क्या बिजनेस साइकिल का असर हर इंडस्ट्री, हर सेक्टर पर एक जैसा होता है? वेल, इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। चलिए देखते हैं कि कौन से सेक्टर्स इसकी मार सबसे ज्यादा झेलते हैं। देखिए, रिसेशन या डाउनटर्न का असर सब पर एक जैसा बिल्कुल नहीं होता। जो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज हैं जैसे मशीनरी, स्टील, सीमेंट, और जो ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स हैं जैसे कार्स, रेफ्रिजरेटर्स, टीवीज, इन पर सबसे भारी असर पड़ता है। अब सोचिए क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जब लोगों को आगे का डर लगता है तो वो ऐसी बड़ी महंगी चीजें खरीदना पोस्टपोन कर देते हैं, टाल देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो नॉन ड्यूरेबल गुड्स हैं
जैसे साबुन, दूध या बेसिक फूड आइटम्स, इनकी डिमांड पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये रोज़मर्रा की ज़रूरी चीज़ें हैं, इन्हें लोग खरीदना बंद नहीं कर सकते, चाहे इकोनॉमी कैसी भी हो। और इसी तरह एग्रीकल्चरल सेक्टर पर भी असर कंपैरेटिवली कम होता है। और ये जो इम्पैक्ट है ना, ये सिर्फ कुछ सेक्टर्स तक ही रुका नहीं रहता, इसका असर पूरी इकोनॉमी के हर वेरिएबल पर फैल जाता है। प्रोडक्शन यानी आउटपुट गिरता है, और इसकी वजह से सबसे दुख की बात, लोगों की नौकरियां जाती हैं, एम्प्लॉयमेंट कम हो जाता है, कंपनीज नया इन्वेस्टमेंट करने से कतराती हैं, लोग भी खर्चा कम कर देते हैं, यानी कंजम्पशन गिर जाता है। इसका असर आपको इंटरेस्ट रेट से लेकर इंटरनेशनल ट्रेड तक और यहाँ तक कि चीज़ों की कीमतों यानी प्राइसेस तक हर जगह साफ दिखाई देता है। अब हम चलते हैं अपने आखिरी और चौथे पार्ट पर, ग्लोबल कंटेजन एंड कॉन्सिक्वेंसेस। यहाँ हम ये समझेंगे कि कैसे एक देश में शुरू हुई प्रॉब्लम उसकी सीमाओं को पार करके एक ग्लोबल क्राइसिस का रूप ले लेती है। ये एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर है कि बिजनेस साइकिल्स कभी भी एक देश तक महदूद नहीं रहते। ये बिल्कुल एक बीमारी की तरह कंटेजियस होते हैं और इनका कैरेक्टर हमेशा इंटरनेशनल होता है। सोच के देखिए, आज की दुनिया कितनी इंटरकनेक्टेड है। एक देश की इकोनॉमी में आई प्रॉब्लम ट्रेड और फाइनेंस के चैनल से बहुत ही तेज़ी से दूसरे देशों तक पहुंच जाती है। हिस्ट्री इस बात की गवाह है, हमने इसके कई बड़े एग्जाम्पल्स देखे। 1930s की द ग्रेट डिप्रेशन याद है, वो यूएसए में शुरू हुई थी, लेकिन उसने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया था। बिल्कुल वैसे ही हाल ही में 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस कहाँ से शुरू हुआ? अमेरिका के हाउसिंग मार्केट से, लेकिन इसने पूरी दुनिया को एक इतने बड़े रिसेशन में ढकेल दिया जिसका असर हमने सालों तक महसूस किया। तो इस सारी डिस्कशन से हम एक चीज़ तो साफ समझ सकते हैं कि बिजनेस साइकिल्स एक हद से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है। इनके पीछे कोई एक सिंगल कॉज, कोई एक वजह नहीं होती, बल्कि बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स होते हैं जो एक साथ काम करते हैं, और हर साइकिल के कैरेक्टरिस्टिक्स भी एक जैसे नहीं होते। इसीलिए इनके बारे में 100% एक्यूरेट प्रिडिक्शन करना बड़े से बड़े इकोनॉमिस्ट के लिए भी बहुत ही मुश्किल काम है। और आखिर में ये बात हमेशा याद रखना ज़रूरी है कि बिजनेस साइकिल्स सिर्फ किताबों की थ्योरी या टीवी पर दिखने वाले ग्राफ्स नहीं हैं। इनका सीधा और बहुत ही गंभीर असर हम सब पर, पूरी सोसाइटी की वेल बीइंग पर पड़ता है। जब रिसेशन आता है तो लोगों की जॉब्स जाती हैं, उनकी रोजी रोटी यानी लाइवलीहुड बुरी तरह से अफेक्ट होती है, और इससे सोसाइटी में सोशल स्टेबिलिटी पर भी एक बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाता है। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं इंटरनल कॉजेज ऑफ बिजनेस साइकिल्स। देखिए, हर इकोनॉमी की ना एक हार्ट बीट होती है, बिल्कुल हमारी तरह। कभी हार्ट बीट बहुत फास्ट चलती है, जिसे हम बूम का फेज कहते हैं, और कभी ये एकदम स्लो हो जाती है, जिसे रिसेशन कहा जाता है। तो इस एनालिसिस में हम इकोनॉमी के, आप समझ लीजिए, इंजन रूम के अंदर जा रहे हैं, ये फाइंड आउट करने के लिए कि वो कौन से इंटरनल फैक्टर्स हैं जो इस हार्ट बीट के ऊपर नीचे होने के लिए, इन फ्लक्चुएशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। अब देखिए, बिजनेस साइकिल्स के दो मेन टाइप के कॉजेज होते हैं। एक है इंटरनल, जिसे हम एंडोजेनस भी कहते हैं, और दूसरा है एक्सटर्नल यानी एक्सोजेनस। इंटरनल कॉजेज वो होते हैं जो इकोनॉमी के अपने इंटरनल फैक्टर्स होते हैं, सिस्टम का ही हिस्सा होते हैं, जबकि एक्सटर्नल कॉजेज बाहर से आते हैं, जैसे कोई वॉर हो गई, कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया। आज हमारा फोकस कंप्लीटली इंटरनल यानी अंदरूनी कॉजेज पर है। तो इन इंटरनल कॉजेज में सबसे पहले आइए इकोनॉमी के दो सबसे पावरफुल इंजन्स को समझते हैं। ये हैं डिमांड एंड इन्वेस्टमेंट। इन्हें आप ट्विन इंजन्स भी कह सकते हैं, जिनकी स्पीड पर ही सब कुछ डिपेंड करता है। फेमस इकोनॉमिस्ट जॉन मेनर्ड केन्स के अकॉर्डिंग सारी की सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी इफेक्टिव डिमांड पर डिपेंड करती है। इसका सिंपल सा मतलब है लोगों की चीज़ें खरीदने की विलिंगनेस यानी इच्छा, और एबिलिटी यानी क्षमता। जब डिमांड हाई होती है तो कंपनीज प्रोडक्शन बढ़ाती हैं, जिससे लोगों को जॉब्स मिलती हैं, उनकी इनकम बढ़ती है और इकोनॉमी में एक्सपेंशन या बूम आ जाता है। और इसके आगे जब डिमांड लो होती है तो प्रोडक्शन गिर जाता है, लोगों की जॉब्स जाती हैं और इकोनॉमी रिसेशन में चली जाती है। ये एक बहुत ही पावरफुल चेन रिएक्शन की तरह काम करता है। चलिए इसको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं। जब हाई डिमांड होती है तो आप देखेंगे कि फैक्ट्रीज बिजी हैं, 24 घंटे काम चल रहा है, दुकानें भरी हुई हैं, लोगों को आसानी से जॉब्स मिल रही हैं और वो पैसा खर्च कर रहे होते हैं। इसके बिल्कुल ऑपोजिट जब लो डिमांड होती है तो फैक्ट्री स्लो डाउन हो जाती हैं, शॉप्स खाली रहती हैं, लोग जॉब्स लूज कर देते हैं और हर कोई स्पेंडिंग से ज़्यादा सेविंग पर फोकस करने लगता है।
अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि डिमांड के कई कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कंजम्पशन, गवर्नमेंट स्पेंडिंग और इन्वेस्टमेंट। लेकिन जैसा कि आप इस चार्ट में क्लियरली देख सकते हैं, सबसे ज्यादा वॉलेटाइल कंपोनेंट यानी जो सबसे तेजी से बढ़ता है वो है इन्वेस्टमेंट। कंजम्पशन तो आमतौर पर स्टेबल रहता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी का असली एक्सेलरेटर पेडल है। जब ये बढ़ता है तो इकोनॉमी तेजी से ग्रो करती है, और जब ये कम होता है तो अचानक से स्लो हो जाती है। तो सवाल ये उठता है कि इन्वेस्टमेंट इतना फ्लक्चुएट क्यों होता है। इसका सीधा कनेक्शन फ्यूचर प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन से है। अगर बिजनेस ओनर्स फ्यूचर को लेकर ऑप्टिमिस्टिक हैं, उन्हें लगता है कि आगे चलकर अच्छा प्रॉफिट होगा, तो वो नए इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, नई फैक्ट्रीज लगाते हैं। लेकिन अगर वो पेसिमिस्टिक हैं, उन्हें डर लगता है, तो वो इन्वेस्टमेंट रोक देते हैं। न्यू टेक्नोलॉजी, लो इंटरेस्ट रेट या अच्छी गवर्नमेंट पॉलिसीज जैसी चीज़ें इस ऑप्टिमिज्म को बढ़ा सकती हैं। तो हमने देखा कि डिमांड और इन्वेस्टमेंट जैसे इंजन्स इकोनॉमी को चलाते हैं, लेकिन इन इंजन्स को कंट्रोल कौन करता है? यहाँ पर रोल आता है गवर्नमेंट पॉलिसी और मनी सप्लाई का, जो इकोनॉमी के कंट्रोल लीवर्स की तरह काम करते हैं, बिल्कुल एक कार के स्टीयरिंग व्हील और ब्रेक्स की तरह। गवर्नमेंट के जो मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज होती हैं, जैसे टैक्स रेट्स में बदलाव या गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ये बिजनेस साइकिल को डायरेक्टली इम्पैक्ट करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर गवर्नमेंट टैक्स कट कर दे या एक नया हाईवे बनाने का प्रोजेक्ट शुरू कर दे, तो इससे लोगों के पास पैसा आएगा और डिमांड बढ़ेगी, जिससे बूम आ सकता है। इसे कहते हैं एक्सपेंशनरी पॉलिसी। इसके ठीक उल्टा, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए अगर गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दे तो इकोनॉमी स्लो हो जाती है, जिसे कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी कहते हैं। इकोनॉमिस्ट हॉट्रे का ये मानना था कि बिजनेस साइकिल्स एक मॉनेटरी फिनोमेना है, यानी इनका पूरा लेना देना मनी से है। चलिए इसके स्टेप्स को देखते हैं। जब सेंट्रल बैंक, जैसे इंडिया में आरबीआई, मार्केट में मनी सप्लाई इंक्रीज करता है तो इंटरेस्ट रेट्स गिर जाते हैं, लोन्स सस्ते हो जाते हैं। फिर बिजनेसेस और आम लोग ज्यादा बोरो करके स्पेंड करते हैं, जिससे इकोनॉमी में एक्सपेंशन या बूम आ जाता है, और इसका बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस रिसेशन ले आता है। तो अब तक हमने नंबर्स, पॉलिसीज और इन्वेस्टमेंट की बात की, लेकिन इन सब के पीछे एक बहुत ही पावरफुल फोर्स काम करती है, द ह्यूमन फैक्टर। इकोनॉमी सिर्फ डेटा पर नहीं चलती, बल्कि हमारे इमोशंस, हमारी साइकोलॉजी पर भी चलती है। इकोनॉमिस्ट एसी पिगू ने एक साइकोलॉजिकल थ्योरी दी थी। उनका कहना था कि बिजनेस एक्टिविटीज ऑप्टिमिज्म यानी आशावाद और पेसिमिज्म यानी निराशावाद की वेव्स पर चलती हैं। जब बिजनेस कम्युनिटी ऑप्टिमिस्टिक होती है तो वो इन्वेस्ट करती है, नए लोगों को हायर करती है और एक बूम शुरू हो जाता है। और जब उनमें पेसिमिज्म आ जाता है तो वो खर्चे कम कर देते हैं, जिससे रिसेशन शुरू हो जाता है। और ये चीज़ एक फीडबैक लूप बना देती है। ऑप्टिमिज्म से इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, और उस ग्रोथ को देखकर लोग और भी ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं। इसके बिल्कुल ऑपोजिट, पेसिमिज्म से इन्वेस्टमेंट कम होता है, इकोनॉमी स्लो होती है, और उससे देखकर लोग और भी पेसिमिस्टिक हो जाते हैं। मार्केट का ये जो मोड है, ये एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी बन जाता है, यानी जो हम सोचते हैं या एक्सपेक्ट करते हैं, आखिर में वही रियलिटी बन जाता है। तो साइकोलॉजी तो मार्केट का मूड सेट करती है, लेकिन कभी कभी मार्केट में एक ऐसा झटका लगता है जो पूरा का पूरा गेम ही चेंज कर देता है। ये झटके आते हैं इनोवेशन से, ऐसी न्यू टेक्नोलॉजीज जो ग्रेट डिसरप्टर्स का काम करती हैं। इकोनॉमिस्ट जोसेफ शॉम्पेटर ने इनोवेशन थ्योरी दी थी। उनके अकॉर्डिंग बिजनेस साइकिल्स का मेन रीजन बड़ी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस हैं। जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो बहुत तेजी से ग्रोथ होती है। ये पुरानी इंडस्ट्रीज को डिस्ट्रॉय करके नई इंडस्ट्रीज क्रिएट करती है, जिसे शॉम्पेटर ने क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन का नाम दिया। फिर इकोनॉमी उस नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करती है, जिससे एक स्लोडाउन का फेज आता है अगली बड़ी इनोवेशन तक। अगर हम हिस्ट्री देखें तो स्टीम इंजन, रेलवे, इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट और अब मोबाइल और एआई, हर इनोवेशन ने एक नए बूम को जन्म दिया है। इंडिया में ही यूपीआई पेमेंट्स इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। ये एक ऐसा इनोवेशन है जिसने एक पूरी न्यू डिजिटल इकोनॉमी वेव शुरू कर दी है, जिससे हजारों नई कंपनीज और जॉब्स क्रिएट हुई हैं। एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है कॉबवेब थ्योरी, जिसे निकोलस कैल्डोर ने दिया था। ये थ्योरी मेनली एग्रीकल्चर जैसे सेक्टर्स पर आसानी से अप्लाई होती है। इसे एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए इस साल अनियन का प्राइस बहुत हाई है, तो इसे देखकर अगले साल ज्यादातर फार्मर्स अनियन ही प्लांट करेंगे। इससे क्या होगा, मार्केट में ओवर सप्लाई हो जाएगी और प्राइस क्रैश हो जाएगा। फिर उसके अगले साल किसान अनियन प्लांट नहीं करेंगे, जिससे सप्लाई कम होगी और प्राइस फिर से बढ़ जाएगा। ये एक मकड़ी के जाले यानी कॉबवेब जैसा साइकिल चलता रहता है। तो हमने डिमांड, इन्वेस्टमेंट, पॉलिसी, साइकोलॉजी और इनोवेशन जैसे अलग अलग पीसेस को देखा।
अब इन सबको एक साथ जोड़ कर देखते हैं कि ये कंप्लीट पिक्चर, ये इंटरकनेक्टेड सिस्टम आखिर काम कैसे करता है। टू समराइज, बिजनेस साइकिल इन सभी इंटरनल फैक्टर्स का एक कंबाइंड रिजल्ट है। हमारे पास इफेक्टिव डिमांड और इन्वेस्टमेंट जैसे दो पावरफुल इंजन्स हैं। इन्हें कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट पॉलिसी और मनी सप्लाई के लिवर्स हैं। इस पूरे सिस्टम को ह्यूमन फैक्टर यानी साइकोलॉजी ड्राइव करती है और टाइम टू टाइम इनोवेशन जैसे डिसरप्टर्स आकर पूरे गेम को ही बदल देते हैं। ये सारे फैक्टर्स अलग अलग नहीं हैं, बल्कि एक इंटरकनेक्टेड सिस्टम का पार्ट हैं जो मिलकर इकोनॉमी की इस हार्ट बीट को बनाते हैं। चलिए आज डिस्कस करते हैं एक्सटर्नल कॉजेज और उनकी बिजनेस रेलेवेंस के बारे में। अच्छा, तो ये एक्सटर्नल कॉजेज आखिर हैं क्या? देखिए, ये ऐसी पावरफुल फोर्सेस हैं जो हमारे इकोनॉमिक सिस्टम के बाहर से आती हैं। सोचने वाली बात यह है कि ये इकोनॉमी के अंदर से पैदा नहीं होती, मतलब दे आर नॉट इनहेरेंट, लेकिन इनका इकोनॉमी पर और हमारे बिजनेस एक्टिविटीज़ पर एक बहुत ही गहरा, बहुत ही सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट पड़ता है। अगर बिल्कुल सिंपल शब्दों में कहें तो यही वो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो पूरे बिजनेस साइकिल को, यानी तेजी और मंदी के दौर को ट्रिगर कर सकते हैं। तो चलिए अब कुछ की एग्जाम्पल्स देखते हैं। इनसे हमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये एक्सटर्नल फोर्सेस आखिर कैसे पूरी इकोनॉमी को शेप करती हैं, कैसे उसे एक दिशा देती हैं। सबसे पहला और शायद सबसे ड्रामेटिक एग्जाम्पल है वॉर्स। सोचिए जरा, जब कोई वॉर होती है तो देश के सारे रिसोर्सेज, पैसा हो, लोग हों, फैक्ट्रीज हों, सब कुछ वेपन प्रोडक्शन की तरफ डाइवर्ट कर दिया जाता है। इसका सीधा असर क्या होता है? आम आदमी की यूज़ की चीज़ें, जिनको हम कंज्यूमर गुड्स कहते हैं, उनकी प्रोडक्शन कम हो जाती है। इस वजह से इनकम और एम्प्लॉयमेंट का पूरा पैटर्न ही बदल जाता है। इससे या तो इकोनॉमी में एक कंट्रैक्शन आ सकता है या फिर एक इन्फ्लेशनरी बूम। और फिर वॉर के बाद पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन, जब टूटी हुई चीज़ें, सड़कें, घर, इंफ्रास्ट्रक्चर दोबारा बनाई जाती हैं तो इससे इकोनॉमी में एक नया पावरफुल बूम आ सकता है। अब आते हैं टेक्नोलॉजी शॉक्स पर। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, जब भी कोई बड़ी गेम चेंजिंग टेक्नोलॉजी आती है, जैसे इंटरनेट आया या मोबाइल फोन्स आए, तो इससे एक मैसिव इन्वेस्टमेंट बूम आता है। पूरी की पूरी नई इंडस्ट्रीज खड़ी हो जाती हैं। इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल इंडिया में ही है, यूपीआई पेमेंट्स। सोच के देखिए, यूपीआई आने से डिजिटल पेमेंट्स में कितना बड़ा रेवोल्यूशन आ गया। या फिर एडटेक प्लेटफॉर्म्स को ले लीजिए, जिन्होंने एजुकेशन का एक बिल्कुल नया मार्केट ही क्रिएट कर दिया। ये सब टेक्नोलॉजी शॉक्स के ही तो पावरफुल एग्जाम्पल्स हैं। इसके बाद आते हैं नेचुरल फैक्टर्स, चीजें जैसे वेदर साइकिल्स, अचानक से सूखा पड़ जाना या फ्लड्स आ जाना। इनका सीधा असर एग्रीकल्चर जैसे इंपॉर्टेंट सेक्टर्स पर पड़ता है। मान लीजिए अगर इस साल मॉनसून खराब हो गया तो फसल खराब हो जाएगी। इससे सीधा फार्मर्स की इनकम कम हो जाती है, और जब उनके पास पैसा ही कम होगा तो वो ट्रैक्टर्स, मोबाइल फोन्स या कपड़े जैसे इंडस्ट्रियल गुड्स कैसे खरीदेंगे? वो अपनी डिमांड कम कर देंगे। देखा आपने, ये एक रिपल इफेक्ट की तरह है। रिसेशन खेती से शुरू होता है और धीरे धीरे दूसरे सेक्टर्स तक फैल जाता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है पॉपुलेशन ग्रोथ। आप सोचिए, अगर किसी देश की पॉपुलेशन उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ से भी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है तो क्या होगा? पर कैपिटा, यानी हर एक इंसान के हिस्से में सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा कम बचता है। और जब देश में सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट ही कम होंगे तो नए बिजनेस शुरू करने के लिए कैपिटल कहाँ से आएगा? इसी प्रोसेस को कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं। और जब कैपिटल फॉर्मेशन स्लो हो जाता है तो इससे ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी भी सुस्त पड़ जाती है। ओके, तो हमने इतनी सारी थियरी तो समझ ली, वॉर्स, टेक्नोलॉजी, नेचुरल फैक्टर्स, पॉपुलेशन, बट आखिर इन सब का एक बिजनेस के लिए क्या मतलब है? एक मैनेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। तो चलिए इसी को एक्सप्लोर करते हैं। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन फॉर अ बिजनेस? तो अब हम देखेंगे एक बिजनेस मैनेजर के नज़रिए से, ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये इकोनॉमिक साइकिल्स उनके रोज के डिसीजन मेकिंग के लिए इतने ज़रूरी, इतने क्रूशियल क्यों है। देखिए, सबसे पहली बात, ये बिजनेस साइकिल सीधे तौर पर कस्टमर की डिमांड को अफेक्ट करते हैं। जब लोगों की जेब में पैसा होता है तो डिमांड बढ़ती है, और जब डिमांड बढ़ेगी तो सीधा कंपनी के प्रॉफिट्स भी बढ़ेंगे। इट्स दैट सिंपल। प्रॉस्पेरिटी के टाइम में इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंशन के नए नए अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं, लेकिन रिसेशन में यही अपॉर्चुनिटीज बहुत कम हो जाती हैं। फिर साइकिल को देखकर ही एक कंपनी डिसाइड करती है कि उन्हें नए लोग हायर करने हैं या डाउनसाइजिंग करनी है। इसलिए आगे की प्लानिंग और स्ट्रैटेजी के लिए इन साइकिल्स को समझना एब्सोल्युटली एसेंशियल है। तो इसका मतलब बिल्कुल साफ है, कोई भी फर्म जिसका मेन मकसद प्रॉफिट कमाना है, उसके लिए ये नॉन नेगोशिएबल है। ये जरूरी है कि वो आगे की प्लानिंग करते वक्त ओवरऑल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को जरूर कंसिडर करें। अगर आप इकोनॉमिक साइकिल को इग्नोर कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप अनजाने में एक बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं।
तो अब अगला सवाल और बहुत लॉजिकल सवाल ये उठता है कि अलग-अलग साइकिल्स में एक बिजनेस की स्ट्रैटेजी आखिर क्या होनी चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं स्मार्ट बिजनेसेस सिर्फ रिएक्ट नहीं करते, वो इन इकोनॉमिक अप्स एंड डाउन्स के लिए पहले से ही अलग-अलग स्ट्रैटेजीज बनाकर रखते हैं। जनरली बिजनेसेस दो तरह के होते हैं। एक है साइक्लिकल बिजनेसेस। ये वो बिजनेसेस हैं जो इकोनॉमी की लहर के साथ साथ चलते हैं। जब इकोनॉमी में बूम होता है तब इनका बिजनेस भी बूम करता है, जैसे फैशन रिटेलर्स, हाउस बिल्डर्स, रेस्टोरेंट्स या लग्जरी ट्रैवल। और दूसरी तरफ होते हैं काउंटर साइक्लिकल बिजनेसेस। ये थोड़े अलग चलते हैं, बिल्कुल स्मार्ट प्लेयर्स की तरह। इन्हें रिसेशन या बुरे टाइम में भी फायदा हो सकता है, क्योंकि तब लोग महंगी चीजों की जगह वैल्यू फॉर मनी गुड्स खरीदते हैं, डिस्काउंट स्टोर्स में जाते हैं और नई गाड़ी लेने के बजाय पुरानी गाड़ी रिपेयर कराते हैं। और हाँ, एसेंशियल ग्रोसरीज तो हमेशा बिकती ही हैं। तो इस पूरी डिस्कशन का आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट टेकअवे क्या निकलता है? द बॉटम लाइन क्या है? वो है प्रोएक्टिव प्लानिंग की इंपॉर्टेंस। कोई भी बिजनेस इन साइकिल्स में कैसे सर्वाइव करेगा और कैसे थ्राइव करेगा, ये सब कुछ उसकी प्लानिंग पर ही डिपेंड करता है। खासकर स्लगिश साइकिल्स में, यानी जब इकोनॉमी स्लो हो, तब सर्वाइव करने के लिए मैनेजर इन पॉलिसीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला, स्ट्रेटेजिक प्राइसिंग, मतलब आपको अपनी प्राइसेस कंज्यूमर की खरीदने की पावर यानी उनकी स्पेंडिंग पावर के हिसाब से एडजस्ट करने होंगे। दूसरा, केयरफुल प्रोडक्ट लॉन्चेस। सही टाइम पर नया प्रोडक्ट लॉन्च करना बहुत जरूरी है, गलत टाइम पर किया गया लॉन्च फेल हो सकता है। और तीसरा, टारगेटेड प्रमोशन। अपने मार्केटिंग बजट को स्मार्ट तरीके से यूज करना ताकि आप सही कस्टमर्स तक अपनी बात पहुंचा सकें। और हाँ, एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, इकोनॉमिक फॉरकास्ट्स यानी भविष्यवाणी कभी भी 100% रिलायबल नहीं होती। कोई भी फ्यूचर परफेक्टली प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन आप अभी साइकिल के किस फेज में हैं, इसकी गहरी समझ होना मार्केट में आने वाले चेंजेस को एंटिसिपेट करने के लिए यानी उनका अंदाजा लगाने के लिए बहुत जरूरी है। और यही चीज एक स्मार्ट मैनेजर को दूसरों से आगे रखती है। तो आखिर में इस पूरी डिस्कशन का कोर प्रिंसिपल यही है, इकोनॉमिक चेंज को नेविगेट करने का यानी उस बदलते समय में आगे बढ़ने का सबसे बड़ा मंत्र है अलर्टनेस के साथ मार्केट को एंटिसिपेट करना। हमेशा चौकन्ने रहकर आगे क्या हो सकता है, इसका अंदाजा लगाना ही सक्सेस की चाबी है।